बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिज़ास्टर मैनेजमेंट और वल्नरेबिलिटी के ऊपर कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट क्या होती है और किस तरीके से हम डिज़ास्टर के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को हम डिस्कस करेंगे। इसके अंदर टाइप्स को डिस्कस करेंगे, कौन से लोग जो है वल्नरेबल होते हैं, वल्नरेबिलिटी डिज़ास्टर की क्या होती है, स्टेजेस क्या होते हैं, लेवल क्या होती है, और उसके अंदर ऑफ कोर्स हम डिस्कस करेंगे ट्रामा टीम की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो भी हम साथ में डिस्कस करेंगे। तो हम स्टार्ट ले लेते हैं कि डिज़ास्टर क्या है। डिज़ास्टर इज़ अ सडन हज़ार्डस इवेंट दैट सीरियसली डिसरप्ट द फंक्शनिंग ऑफ अ कम्युनिटी or society and causes human, material and economic or environmental losses that exceed the community or society's ability to cope using its own within its own resources। ठीक है जी। अब डिज़ास्टर हमारे पास क्या है कि एक तो हमारे पास एक सडन हज़ार्डस इवेंट है जो कि बिल्कुल अनएंटिसिपेटेड होता है, एक कैटास्ट्रोफिक सिचुएशन होती है जो कि यूजुअली हमारे पास सडनली आती है और बहुत ज़्यादा जो हमारे सोसाइटी के अंदर वो डिसरप्शन ट्रिगर करती है, एक हज़ार्ड जो है वो पोज करती है और उसके अंदर हमारे पास बहुत सारे ह्यूमन मटेरियल और जो इकोनॉमिक लॉसेस है या इन्वायरमेंटल लॉसेस है वो इतनी हद तक बढ़ जाती हैं कि जिसके अंदर वो सोसाइटी के अंदर है या एक कम्युनिटी के अंदर है या एक कंट्री के अंदर है, तो वो उसके साथ क्या जो मेन चीज़ है डिज़ास्टर के अंदर के इवन अगर एक कम्युनिटी के अंदर है, एक हाउस होल्ड के अंदर कोई डिज़ास्टर अकर हुआ, नेचुरल डिज़ास्टर और ह्यूमन, जिस तरीके से मतलब फायर है, ठीक है, फायर एक्सप्लोड है, कोई एक्सप्लोजन हो गया किसी एक कम्युनिटी के अंदर, किसी एक हाउस होल्ड के अंदर, हम उसको उस सिचुएशन के अंदर डिज़ास्टर कहेंगे कि अब वो जो हाउस होल्ड है या जो कम्युनिटी है या वो ओवरऑल एक हमारे पास सोसाइटी है या एक कंट्री है या वर्ल्ड एट लार्ज, अगर वो कोप नहीं करते अपने रिसोर्सेज के अंदर, ठीक है, इसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है क्या है कि आप कोप नहीं कर पाते अपने रिसोर्सेज के अंदर रहते हुए, आप कोप नहीं कर पाते उस सिचुएशन को, तो उस सिचुएशन को हम कहते हैं डिज़ास्टर। ठीक है, ये आप देख लीजिएगा कि अपने रिसोर्सेज के अंदर आप उसको कोप नहीं कर सकती, वो कम्युनिटी कोप नहीं कर सकती और किसी न किसी उस सिचुएशन के अंदर आपको एक्सटर्नल एड की ज़रूरत होती है। ठीक है, आपको बाहर से किसी मतलब इमदाद की ज़रूरत होती है, किसी हेल्प आउट की ज़रूरत होती है उस सिचुएशन के अंदर। तो उस सडन कैटास्ट्रोफिक इवेंट को जो कि हमारे पास ह्यूमन मटेरियल, इकोनॉमिक या एनवायरमेंटल लॉसेस जो है वो प्रोड्यूस करती हैं और वो आपकी कैपेसिटी से बढ़ जाती है, आप उसके साथ कोप नहीं कर पाते और उस सिचुएशन के अंदर आपको बाहर से कोई सपोर्ट की ज़रूरत हो, तो उस सिचुएशन को हम कहते हैं, उस डिज़ास्टर्स और कैटास्ट्रोफिक इवेंट को हम कहते हैं डिज़ास्टर्स। अच्छा जी, वो हमारे पास डिज़ास्टर के टाइप्स है, उसके अंदर दो मेन टाइप्स है, एक को हम कहते हैं नेचुरल डिज़ास्टर्स और एक को हम कहते हैं मैन मेड डिज़ास्टर। ठीक है, अब ये नाम से पता है नेचुरल और मैन मेड डिज़ास्टर्स क्या है, इसको हम डिस्कस करते हैं। अब नेचुरल डिज़ास्टर्स के अंदर हमारे पास जिस तरीके से मेटेरियोलॉजिकल डिज़ास्टर्स है, ठीक है जी, जिसके अंदर जिसको हम कहते हैं कि मौसमियाती किस्म के जो डिज़ास्टर्स होते हैं, उसके अंदर साइक्लोन्स हैं जो कि बहुत बड़े पैमाने के ऊपर होती है नॉर्थ में और साउथ में एरियाज़ में, जो इक्वेटर्स है उसके ऊपर। इस तरीके से टाइफोन्स है जो कि हमारे सेंटर्स के अंदर है, जिसके अंदर हमारे पास क्या होते हैं कि एक तूफ़ान होता है और जो सेंटर लो प्रेशर जो सेंटर होता है उसकी गिर्द तेज़ हवाएं घूमती हैं और उसकी वजह से बहुत सारे घर, इवन के कम्युनिटीज़ जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। या जिस तरीके से हरिकेन्स है, समंदरी तूफ़ान है, वो आ जाते हैं, या फिर जिस तरीके से हमारे पास सुनामी है कि मतलब वोल्कानिक एरप्शन हो जाते हैं आपके जो समंदर के अंदर और उसकी वजह से सुनामी आ जाती है, स्नो स्टॉर्म्स है, हीट वेव्स हैं, तो बहुत सारे इसके अंदर हमारे पास जो नेचुरल डिज़ास्टर्स है उसमें जिस हम उसको अगर कैटेगराइज करते हैं तो देयर कैन बी सो मैनी डिफरेंट कैटेगरीज जो इसके अंदर है,
जिस तरीके से स्टॉर्म्स है, उसके अंदर हमारे पास टॉर्नाडोज़ है, ठीक है जी, हैवी हेल स्टॉर्म्स है, स्नो स्टॉर्म्स है, ठीक है जी, या फिर मतलब जिस तरीके से कोल्ड स्पेल्स हो जाते हैं जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा डेथ्स हो जाती हैं। तो ये सारे हमारे पास, या फिर जिस तरीके से हम कहते हैं कि जी मेटेरोलॉजिकल के अंदर जिस तरीके से ड्राउट्स है, ठीक है जी, ड्रॉट आ जाता है, खुशहाली आ जाती है, उसकी वजह से आपको बहुत सारे लॉसेस आपको उठाने पड़ते हैं और उसके अंदर आपको एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है आउटसाइड से। फिर उसके अंदर हमारे पास है टोपोलॉजिकल डिज़ास्टर्स, जिसके अंदर हमारे पास जो मैन है उसके अंदर लैंडस्लाइड्स है, ठीक है जी, उसके अंदर फ्लड्स है, अर्थक्वेक्स है, वल्कानिक एरप्शंस है। तो ये हमारे पास एग्जांपल्स है टोपोलॉजिकल डिज़ास्टर्स की। और फिर हमारे पास है बायोलॉजिकल डिज़ास्टर्स, जिसके अंदर हमारे पास मेनली जो है एपिडेमिक्स है, कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं, ठीक है जी। इसके अंदर हमारे पास जो है बायोलॉजिकल डिज़ास्टर्स के अंदर जिस तरीके से कोई मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, कोई मतलब पेस्टिलेंस हो जाती हैं, जो कि जिस तरीके से पुराने ज़माने के अंदर यर्सीनिया पेस्टिस, या करंटली आप देखें सार्स वायरस का, और अभी आप लोग जो देखते हैं ना एक एपिडेमिक जो कि पूरी दुनिया के लिए एक डिज़ास्टर है, वो क्या है, वो आजकल कोरोना वायरस है, जिसने पूरी दुनिया को मतलब मजबूर किया हुआ है। कैपेसिटी नहीं है, इवन डेवलप्ड कंट्रीज़ की कैपेसिटी नहीं है कि किस तरीके से उसको कोप करें। एक जगह से दूसरी जगह से उनको किसी न किसी तरीके से उनको हेल्प चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से कम्युनिकेबल डिजीज़ है जो कि हम उसको हम कहते हैं कि या एपिडेमिक्स है, तो वो हमारे पास आ जाते हैं बायोलॉजिकल डिज़ास्टर्स के अंदर। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास जो है ह्यूमन मेड डिज़ास्टर्स है, जो कि मतलब किसी रॉन्ग प्रोसीजर्स की वजह से, एक्सपेरिमेंट्स की वजह से, टेक्नोलॉजी की वजह से, इन वजूहात की वजह से जो आपके जो डिज़ास्टर्स होते हैं उसको हम कहते हैं मैन मेड डिज़ास्टर्स। और उसके अंदर क्या है, एक्सीडेंट्स, जिस तरीके से मतलब ट्रांसपोर्टेशन के एक्सीडेंट्स है जो कि हम देखते हैं ह्यूज पैमाने के ऊपर, जिस तरीके से पाइल ऑफ एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, या फिर आप अक्सर देखते हैं कि बिल्डिंग कोलैप्स हो जाते हैं, या मतलब डैम्स जो है वो ब्रेक हो जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे इलाके ज़ेर आब आ जाते हैं, ब्रिजेस हैं, अदर स्ट्रक्चर्स है। फिर उसके अंदर हमारे पास फायर्स है एक बड़े पैमाने के ऊपर, जिस तरीके से अक्सर इंडस्ट्रीज़ के अंदर होता है, या फिर जहाँ पे मतलब ऑयल्स होते हैं वहाँ पे अक्सर हो जाते हैं। माइन के जो डिज़ास्टर्स है अभी आप सुनते रहते हैं, जिस तरीके से आज भी मतलब पाकिस्तान के अंदर कोल माइन के अंदर एक ट्रेजेडी हुई है, जिसके अंदर कुछ बहुत सारे लोग जो है उनकी डेथ हो गई हैं। तो माइंस के अंदर जो आपका डिज़ास्टर्स हो जाता है। टेक्नोलॉजिकल फेल्यूर सच एज मिस हैप एट न्यूक्लियर पावर, अब जिस तरीके से कोई मतलब हमारे पास स्केप हो जाता है न्यूक्लियर एटम्स का, तो उसकी वजह से बहुत सारे हमारे पास जो उसके कंसिक्वेंसेस आ जाते हैं आपकी ह्यूमन लाइफ के ऊपर, आपके एनवायरनमेंट के ऊपर। अच्छा जी, स्टेशन और लीक एट अ केमिकल प्लांट कॉजिंग पोल्यूशन ऑफ द एटमॉस्फेयर, ठीक है जी। आपके जो किसी एक केमिकल इंडस्ट्री है कोई, और उससे अगर कोई लीकेज हो जाती है और उससे आपका एटमॉस्फेयर पोल्यूट हो जाता है, उसके अंदर आपके एयर पोल्यूशन हो सकती है, वाटर पोल्यूशन हो सकती है, और एक वाइड वैरायटी के जो प्रॉब्लम्स है वो मतलब वो प्रोड्यूस कर सकता है। अच्छा, फिर मैन मेड इन्वायरमेंट्स के अंदर हमारे पास सिविल डिस्टर्बेंसेस है, ठीक है जी। अब वो सिविल डिस्टर्बेंसेस के अंदर जिस तरीके से रॉयट्स है जो कि मतलब बहुत बड़े पैमाने के ऊपर जिस तरीके से वायलेंस होता है, जिस तरीके से आप देखते हैं एक मेन एग्ज़ाम्पल उसका जो है कश्मीर है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब लोगों के ख़िलाफ़ जो है वो वायलेंस किया जाता है, फ़िज़िकल वायलेंस किया जाता है, सेक्सुअल वायलेंस किया जाता है। तो उनके जो है राइट्स जो है वो वायलेट हो जाते हैं। तो ये राइट्स होते हैं जिसके अंदर हमारे पास जो है लोगों को जो है वो फोर्स किया जाता है
और फोर्सफुली अनलॉफुली जो है उनके ऊपर जो है वो जुल्म किया जाता है, या जिस तरीके से मतलब डिफरेंट डिमॉन्स्ट्रेशंस है। हम ब्रीफली इसको डिस्कस करेंगे इस रिकॉर्डिंग के अंदर। डिमॉन्स्ट्रेशंस के अंदर जिस तरीके से सिविल डिमॉन्स्ट्रेशंस है, पॉलिटिकल डिमॉन्स्ट्रेशंस है, या मतलब इवन मिलिट्री डिमॉन्स्ट्रेशंस है, जिस तरीके से आजकल इंडिया के अंदर चल रही है, डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर जो डिमॉन्स्ट्रेशंस चल रही है उसकी वजह से बहुत सारे जो है हमारे पास कंसिक्वेंसेस, बैड कंसिक्वेंसेस आते हैं और उस कम्युनिटी को वल्नरेबल बनाती है। फिर हमारे पास वॉरफेयर की सिचुएशन है। इसके अंदर हमारे पास कन्वेंशनल वॉरफेयर है, ठीक है, जिसके अंदर जो कन्वेंशनल, जिसके अंदर बम्बार्टमेंट होती है, रॉकेट से हमले होते हैं, फायरिंग होती है। और फिर नॉन कन्वेंशनल वारफेयर है, जिसके अंदर हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स यूज़ होती है और बायोलॉजिकल वेपन्स यूज़ होती है, ठीक है। और बायोलॉजिकल वेपन्स जो है कहीं ज़्यादा ख़तरनाक है, जो कि मतलब उसकी वजह से बहुत सारे मल्टीपल एपिडेमिक्स उस एरिया के अंदर चले जाते हैं और फिर लोग इफ़ेक्ट हो जाते हैं एक मास लेवल के ऊपर, और फिर वो उसको कोप नहीं कर पाते उस सिचुएशन को। फिर रिफ्यूजीज़ का मसला होता है कि जिस तरीके से फोर्स मूवमेंट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, कि बहुत सारे लोग जो है आपके वो रिफ्यूजी बन जाते हैं, तो वो भी एक बहुत बड़ा इशू होता है, क्योंकि उनका एक इको सिस्टम जो है वो डिसरप्ट हो जाता है, जो इकोलॉजिकल इम्पैक्ट्स है उन लोगों के ऊपर आ जाते हैं। जिस तरीके से अक्रॉस द फ्रंटियर्स होता है कि बॉर्डर के अक्रॉस जो होता है उसमें बहुत सारे मसले मसाइल आते हैं कि उनके सेटलमेंट का इशू होता है, कुछ डिजीज़ उनके साथ आ जाती है, कुछ उनके जो हमारा जो जहाँ पे आ जाते हैं वहाँ पे हेल्थ केयर सिस्टम जो है वो डिसरप्ट हो जाता है, वहाँ पे फ्रेगमेंटेशन आ जाती है, उनकी एक्सेसिबिलिटी अच्छी नहीं होती। तो बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स प्रोड्यूस कर देती हैं जो कि उस कम्युनिटी के रीच से बाहर होती हैं, ठीक है जी। अब डिज़ास्टर मैनेजमेंट हमारे पास क्या है, कैन बी डिफाइंड इज द ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फॉर डीलिंग विद ऑल ह्यूमैनिटेरियन एस्पेक्ट्स ऑफ इमरजेंसीज, in particular preparedness, response and recovery in order to lessen the impact of disaster। अब हम कहते हैं कि जी डिज़ास्टर को हम टोटली जो है इन इट्स इंटायर होलिज्म उसको हम प्रिवेंट नहीं कर सकते। जब हम उसको प्रिवेंट नहीं कर सकते तो उसके लिए हमें क्या करना है कि कुछ एस्पेक्ट्स हमने उसको ऐसे लेने हैं जो कि हम उसके लिए प्रिपेयर हों, और ये आगे हम डिस्कस करेंगे कि क्या ऐसे फेजेस है जिसको हमने डिज़ास्टर मैनेजमेंट के अंदर देखनी है, ठीक है। लेकिन डिज़ास्टर मैनेजमेंट क्या है कि हम क्या करते हैं कि रिसोर्सेज को मैनेज करते हैं, रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज करते हैं। जितनी भी हमारे पास जो इमरजेंसीज़ है किसी भी किस्म के, जो हमने डिज़ास्टर की टाइप पढ़ी, डिपेंड करता है। जिस तरीके से फ्लड्स है तो उसके लिए अपनी प्रिपेयर्डनेस है, या फिर कोई वॉरफेयर सिचुएशन है उसके लिए अपनी प्रिपेयर्डनेस है, या कोई एपिडेमिक का खदशा है उसके लिए अपनी प्रिपेयर्डनेस है, कोई मतलब सुनामी है, साइक्लोन, टाइफॉन्स है तो उसके लिए अलग से आपकी मैनेजमेंट और ऑर्गेनाइजेशन है। तो पर्टिकुलर टू दैट पर्टिकुलर टाइप ऑफ डिज़ास्टर आपने जब अपनी रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज़ किया तो उस ऑर्गेनाइजेशन और मैनेजमेंट को हम कहते हैं डिज़ास्टर मैनेजमेंट, जिसके अंदर हमारे पास जो इम्पॉर्टेंट है उसके अंदर प्रिपेयर्डनेस, कि आप किस तरीके से अपने आप को प्रिपेयर करते हैं, वल्नरेबल पॉपुलेशन को किस तरीके से प्रिपेयर करते हैं, फिर एट द टाइम ऑफ द डिज़ास्टर आप उसको रिस्पॉन्ड किस तरीके से करते हैं कि जब आपका डिज़ास्टर आ जाता है तो उस सिचुएशन के अंदर आप क्या करते हैं, और फिर रिकवरी फेज़ के अंदर आप क्या करते हैं ताकि आपके जो डिज़ास्टर, और ये सारे हमारे पास डिज़ास्टर के इम्पैक्ट को कम करने के लिए स्ट्रैटेजीज़ है। तो डिज़ास्टर के सिंपली अगर हम कहें तो डिज़ास्टर की इम्पैक्ट को कम करने के लिए हम जितनी भी अपने रिसोर्सेज होते हैं उनको ऑर्गेनाइज़ करते हैं और उनको मैनेज करते हैं, उसको हम कहते हैं डिज़ास्टर मैनेजमेंट। अच्छा, एक आप लोगों का कंपोनेंट है करिकुलम में जिसको कहते हैं डिज़ास्टर प्लानिंग। डिज़ास्टर प्लानिंग क्या है? अ प्रोसीजर फॉर कोपिंग विद मास कैजुअलिटीज़ और मैसिव डिसरप्शन ऑफ नॉर्मल हेल्थ केयर सर्विसेज एज अ रिजल्ट ऑफ ह्यूमन और नेचुरल कैटास्ट्रफीज़। अब जो ह्यूमन या नेचुरल कैटास्ट्रफीज़ जैसे हमने पहले डिस्कस किया टाइप्स के अंदर, वो जब हमारे पास आ जाती हैं तो उसके लिए कोप, आप जाहिर सी बात है कि हमारी कोपिंग जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है।
तो हम किस तरीके से उन मास कैजुअल्टीज़ को या मासिव डिसरप्शन को, या तो कैजुअल्टी होगी इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन लाइफ, ठीक है जी, या डिजीज़ या ह्यूमन लाइफ के लॉस होने की सूरत में, या फिर मतलब आपका कोई एक एनवायरनमेंट का कोई कंपोनेंट जो है वो डिसरप्ट हो जाता है, हेल्थ केयर सिस्टम आपका डिसरप्ट हो सकता है, आपका इको सिस्टम डिसरप्ट हो सकता है, ठीक है जी। तो कोई भी आपके जो कम्युनिटी का जो कंपोनेंट है वो डिसरप्ट हो जाता है। तो उसको कोप करने के लिए आप किस तरीके से अपने जो हेल्थ सर्विसेज है या बाकी जो सर्विसेज है उनको आप कंबाइन करते हैं और उनको आप किस तरीके से डील करते हैं, उसके लिए एक ब्लूप्रिंट बनाना, उसको हम कहते हैं एक प्रोसीजर डेवलप करना, एक वे ऑफ एक्टिंग आउट डेवलप करना, उसको हम कहते हैं डिज़ास्टर प्लानिंग। अच्छा जी, अब ये जो डिज़ास्टर प्लानिंग है इसके अंदर हमारे पास आगे आप देख लीजिएगा, इसके अंदर जो हमारे पास है 5 फेजेस है। किस तरीके से हम डिज़ास्टर को प्लान करते हैं, क्या प्रोसीजर बनाते हैं कि एक डिज़ास्टर आने वाला है, उसके लिए हम कैसे अपने आप को प्रिपेयर करें, फिर हम किस तरीके से रिस्पॉन्ड करें, फिर उसके अंदर हम किस तरीके से उन इमरजेंसीज़ को डील करें, अपने जो कैपेबिलिटीज़ है उनको किस तरीके से मैक्सिमाइज़ करें, डैमेज को किस तरीके से मिनिमाइज़ करें, और हम उससे एक सक्सेसफुल वे के अंदर बाहर कैसे आए। तो ये सारे हमारे पास जो है डिज़ास्टर प्लानिंग की हमारे पास जो कंपोनेंट्स है वो है या फेजेस है। अच्छा, द स्पेक्ट्रम ऑफ अ डिज़ास्टर मैनेजमेंट इन्वॉल्व, उसके अंदर हमारे पास ये जो डिज़ास्टर प्लान है उसके अंदर हमारे पास जो कंपोनेंट्स है या फेजेस है वो हमारे पास 5 फेजेस हैं। उसके अंदर क्या है, पहला वाला जो फेज़ है उसको हम कहते हैं डिज़ास्टर प्रिवेंशन, ठीक है। फिर आप डिज़ास्टर को किस तरीके से प्रिवेंट कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे डिज़ास्टर है उनको आप या तो उसकी इम्पैक्ट को आप प्रिवेंट कर सकते हैं या डैमेज को आप प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है जी। एक्चुअल हैपनिंग इन मोस्ट ऑफ द इंस्टांसेस जो है प्रिवेंट करना मुश्किल होता है, लेकिन इन मोस्ट ऑफ द इंस्टांसेस वी मे बी इन अ पोजीशन कि जहाँ पे हम जो है उसके इम्पैक्ट को लेसन कर सकते हैं और उसकी जो हमारे पास बैड कंसिक्वेंसेस है उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं बाय प्रॉपर प्लानिंग। फिर उसके बाद जो है हमारे पास है मिटिगेशन, आगे हम डिस्कस करेंगे डिटेल में कि फिर मिटिगेशन क्या है कि रिस्क मिनिमाइजेशन है। फिर प्रिपेयर्डनेस है कि आप अपने आप को प्रिपेयर किस तरीके से करते हैं। अगेन ये हमारे पास एक बहुत बड़ा वास्ट टॉपिक है, सारे डिपेंड करता है आपके नेचर ऑफ द डिज़ास्टर के ऊपर, स्ट्रेंथ ऑफ द डिज़ास्टर के ऊपर, आपके वल्नरेबिलिटी लेवल के ऊपर, आपके पास रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी के ऊपर। तो बहुत सारे ऐसे वेरिएबल्स है जो कि उनके ऊपर ये डिपेंड करता है, लेकिन हम जनरल डिस्कस करेंगे इस शॉर्ट लेक्चर के अंदर कि हम किस तरह से अपने आप को प्रिवेंट कर सकते हैं, फिर मिटिगेट रिस्क मिनिमाइजेशन कैसे करेंगे, प्रिपेयर अपने आप को करेंगे, फिर आपका जो एट द टाइम ऑफ द डिज़ास्टर है आप कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, और जो लास्ट है बट नॉट द लीस्ट है वो रिकवरी है कि आपने फिर छोड़ना नहीं है उन एक्टिविटीज़ को, उनको जारी रखना है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे इम्पैक्ट होते हैं जो कि लॉन्ग लास्टिंग होती है, और उन लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट्स को मिनिमाइज़ करने के लिए या उसके सेक्वेल को ख़त्म करने के लिए, कम करने के लिए हमें रिकवरी की ज़रूरत होती है। तो ऑफ कोर्स एट द एंड ऑफ ऑल दैट रिकवरी फेज़ होता है। अच्छा, जो पहला है हमारे पास डिज़ास्टर प्रिवेंशन, ठीक है जी। अब डिज़ास्टर प्रिवेंशन के अंदर हमारे पास वो मेजर्स होते हैं जिसका मकसद हमारे पास क्या होता है कि जी इम्पैडिंग द अकरेंस ऑफ अ डिज़ास्टरस इवेंट एंड, और या फिर आपने क्या करना है, जिस तरीके से हम कहते हैं कि जी आप पहले से प्रेडिक्ट करते हैं और फिर कोशिश करते हैं कि वो जो अकरेंस है उसको हम किस तरीके से न्यूट्रलाइज करें, और प्रिवेंटिंग सच इन अकरेंस हैविंग हार्मफुल इफेक्ट्स ऑन कम्युनिटीज़, या इट्स अकरिंग के जो कम्युनिटी के ऊपर हार्मफुल इफेक्ट है। किसी भी नेचर का कोई डिज़ास्टर है उसके अपनी, जिस तरीके से बायोलॉजिकल डिज़ास्टर है उसके अपने कंसिक्वेंसेस है, इन्वायरमेंटल डिज़ास्टर है उसका कोई उसके अपने कंसिक्वेंसेस है, वारफेयर की जो सिचुएशन है, तो उनको आपने देखना है कि उनके जो हार्मफुल इफ़ेक्ट्स है कम्युनिटीज़ के ऊपर वो क्या है, उन अकरेंसेस को आपने क्या करना है, प्रिवेंट करना है। द फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉन्ग रेंज पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स, उसके लिए आपने
लॉन्ग रेंज पॉलिसीज़ और प्रोग्राम्स को बनाना है। ये डिपेंड करता है जिस तरीके से हम आगे हम डिस्कस करेंगे। आपका एक कंपोनेंट भी है नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, या हमारे पास NDM है या NDMC है, जो कि आपके जितनी भी आपके नेशनल डिज़ास्टर्स जो कि एक्सपेक्टेड होती है उसके लिए आप इम्प्लीमेंटेशन एक पॉलिसीज़ बनाते हैं, प्रोग्राम्स बनाते हैं कि जो हमें अगर कोई ख़ास किस्म की डिज़ास्टर अगर स्ट्राइक करने वाली है तो उसको हम किस तरीके से उसकी जो इम्पेडेंस है या फिर मतलब उसकी जो हार्मफुल इफ़ेक्ट्स है उसको पर्टिकुलर वल्नरेबल कम्युनिटीज़ के ऊपर, तो उसके लिए पॉलिसीज़ एंड प्रोसीजर प्रोग्राम्स बनाते हैं कि उसको हम किस तरीके से हम प्रिवेंट कर सकते हैं उन हार्मफुल इफ़ेक्ट्स को जो कि डिज़ास्टर की वजह से हमारे पास आ सकती हैं। अच्छा जी, सेकंड हमारे पास क्या है, डिज़ास्टर मिटिगेशन। ठीक है जी, मेजर्स एम्ड एट रिड्यूसिंग द इम्पैक्ट ऑफ अ नेचुरल और मैन मेड डिज़ास्टर ऑन अ नेशन और अ कम्युनिटी। किसी एक कम्युनिटी के ऊपर, किसी एक नेशन के ऊपर आप क्या करते हैं कि इस डिज़ास्टर की, या मैन मेड हो या नेचुरल हो, उसकी जो इम्पैक्ट है उसको मिनिमाइज़ करने की कोशिश करना। ठीक है जी, अब उसके अंदर हम क्या करते हैं कि अब हम कैसे करेंगे इसको, इसके अंदर सबसे पहले हम वल्नरेबिलिटी एनालिसिस करते हैं कि हमारे पास कौन सा सेगमेंट है ऐसा, कोई हमारे पास डेमोग्राफिक कोई कंपोनेंट है, या ब्रॉडर पर्सपेक्टिव के अंदर अगर हम कहें तो हमारे पास कोई डेमोग्राफिक है या फिर कोई इकोलॉजिकल वल्नरेबिलिटी है, तो उसको हम एनालाइज करते हैं कि कौन कौन से ऐसे वल्नरेबल एरियाज़ है, कौन कौन से ऐसे वल्नरेबल लोग हैं। इवन ये हमारे पास लोग हो सकते हैं, पॉपुलेशन हो सकते हैं, फिर उन ख़ास कम्युनिटीज़ के अंदर ख़ास वल्नरेबल लोग हो सकते हैं। तो वो वल्नरेबिलिटी एनालिसिस, और फिर वल्नरेबिलिटी डिपेंड करता है अगेन टाइप ऑफ डिज़ास्टर के ऊपर कि किस डिज़ास्टर को कौन सा हमारा जो सिस्टम है वो वल्नरेबल है। तो वो वल्नरेबिलिटी हमारे सिस्टम के हवाले से हो सकती है, इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से भी हो सकती है, इंडिविजुअल या कम्युनिटी के बेस के ऊपर भी हो सकती हैं, जिस तरीके से ओल्ड एज के लोग हैं, बच्चे हैं, या फिर ऐसे लोग जो कि पर्टिकुलर टाइप ऑफ डिज़ास्टर से ज़्यादा इफ़ेक्ट होने वाले हो। तो वो सारा एनालिसिस हम करते हैं और उस हवाले से हम पब्लिक एजुकेशन करते हैं। तो इससे हम इस पोजीशन के अंदर हो जाते हैं कि इस डिज़ास्टर के जो इम्पैक्ट है, अगर उसके लिए हम ये काम करें तो उन इम्पैक्ट को हम इन तरीक़ों से कम कर सकते हैं। अगेन जो डिपेंड करता है स्पेसिफ़िक डिज़ास्टर के लिए, हम एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम स्पेसिफ़िक डिज़ास्टर के लिए एक स्पेसिफ़िक प्लान बनाएंगे, जिसके अंदर हम देखेंगे कि जो हमारे पास स्पेसिफ़िक डिज़ास्टर्स आते हैं उनके लिए आपने वल्नरेबिलिटी एनालिसिस कैसे करनी है, और उस पर्टिकुलर डिज़ास्टर के लिए आपकी पब्लिक एजुकेशन क्या है। जिस तरीके से अभी हम कहते हैं अभी हम थोड़ा सा बात करते हैं, छोटा सा एग्जांपल अब कोरोना वायरस का, जिसके अंदर अब ये है ना कि पब्लिक एजुकेशन आपको दी जाती है कि जी अब अगर आप जवान हैं तो आप को इतनी ज़्यादा आप वल्नरेबल नहीं हैं, आप बच्चे हैं तो आप इतने ज़्यादा वल्नरेबल नहीं हैं, लेकिन बूढ़े लोग बहुत ज़्यादा उसकी ससेप्टेबल है इन्फेक्शन गेट करने के लिए। तो आपने जो है मास्क के अंदर नहीं जाना, आपने ओपन एनवायरनमेंट के अंदर नहीं जाना, कांटेक्ट नहीं करना ऐसे जगहों को जहाँ पे आपका जो वायरस है वो प्रेजेंट है, क्योंकि आप अगर घर आते हैं तो जो आपके ससेप्टेबल इंडिविजुअल्स है उससे उनको ख़तरा हो सकता है। तो ये इस तरीक़े से आपको पब्लिक एजुकेशन मीडिया के ऊपर दी जाती है, या फिर डिफरेंट मोड्स होते हैं पब्लिक एजुकेशन के, वो आप देते हैं कि किस तरीक़े से आप उनकी जो डिज़ास्टर है, उनकी जो इम्पैक्ट है उसको आप मिनिमाइज़ करें। अच्छा जी, फिर डिज़ास्टर प्रिपेयर्डनेस के अंदर हमारे पास क्या है कि जी मेजर्स विच इनेबल गवर्नमेंट्स, ऑर्गेनाइजेशंस, कम्युनिटीज़ एंड इंडिविजुअल्स टू रिस्पॉन्ड रैपिडली एंड इफेक्टिवली टू डिज़ास्टर सिचुएशन। अब प्रिपेयर्डनेस क्या है कि आपको सारी चीज़ें पता तो है, लेकिन आपने अपने आप को किस तरीके से इक्विप किया हुआ है टू फाइट विद दिस सडन अनवांटेड सिचुएशन। तो वो मेजर्स जो कि बाय इन लार्ज गवर्नमेंट्स को, कम्युनिटीज़ को या फिर इंडिविजुअल्स को इस एबल बनाती है ताकि वो रैपिडली और इफ़ेक्टिवली उस डिज़ास्टर सिचुएशन को रिस्पॉन्ड कर सकें। Preparedness measures include the formulation of viable disaster plans,
द मेंटेनेंस ऑफ रिसोर्सेज एंड द ट्रेनिंग ऑफ पर्सनल। अब उसके अंदर ये हैं कि आप जो पर्सनल हमारे पास इन्वॉल्व है, जिस तरीक़े से हम कहते हैं कि जी कोई डिज़ास्टर, जिस तरीक़े से हम अभी कोरोना की ही बात कर रहे हैं, तो उसमें हम प्रिपेयर्डनेस की क्या है कि लोगों को हम हेल्थ केयर वर्कर्स है उनको ट्रेन करते हैं कि मतलब पीपीज़ किस तरीक़े से आपने उसको यूज़ करना है, किस तरीक़े से आपने उसको फिर डिस्कार्ड किस तरीक़े से करना है। आपने जो इंटेंसिव केयर यूनिट्स के लिए अपने एसओपीज़ बने हुए हैं, अपने जो आपके इंडिविजुअल लेवल है उसके लिए अलग से एसओपीज़ बने हुए हैं। आपके जो नेशनल लेवल के ऊपर है उसके अंदर जो मीटिंग्स है या गैदरिंग्स है उसके लिए मतलब एसओपीज़ बने हुए हैं, किस तरीक़े से आपने उनको डील करना है। तो इसके अंदर क्या है कि आप एक वाइबल डिज़ास्टर प्लान बनाते हैं, ठीक है जी। और फिर उसके अंदर फिर मज़ीद क्या होता है, द मेंटेनेंस ऑफ रिसोर्सेज एंड ट्रेनिंग ऑफ पर्सनल। आप रिसोर्सेज के मेंटेनेंस करते हैं कि आपको उस पर्टिकुलर डिज़ास्टर सिचुएशन के अंदर कौन कौन से रिसोर्सेज चाहिए और उनको आप मेंटेन करें, उसको आप सस्टेन करें। और पर्सनल की जो इन्वॉल्व है उसके अंदर चाहे वो जनरल पब्लिक है, चाहे वो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स है, या फिर जिस तरीके से हमारे यहाँ पे जो वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है अगर वो है, तो उन सब को आपने ऑन बोर्ड लेना होता है। ऑर्गेनाइजिंग, प्लानिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिसोर्सेज प्लानिंग एंड ट्रेनिंग आर इट्स मेजर कंसर्न्स। अब जो प्रिपेयर्डनेस के अंदर क्या है, ऑर्गेनाइजेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप वेल ऑर्गेनाइज्ड हो, आप प्लान करते हो उस पर्टिकुलर डिज़ास्टर के लिए, उसकी डिफरेंट कंपोनेंट्स के लिए, उसके डिफरेंट इम्पैक्ट्स के लिए, आप डिफरेंट वल्नरेबिलिटीज़ के असेसमेंट के लिए आप प्लान करते हैं। आपकी कोऑर्डिनेशन होती है, ठीक है जी। वो आपके कोऑर्डिनेशन लोकल लेवल के ऊपर, नेशनल लेवल के ऊपर या इंटरनेशनल लेवल के ऊपर। आप रिसोर्स की प्लानिंग करते हैं, आपकी जो जो रिसोर्सेज आपको चाहिए उसको आप प्लान करते हैं और आप लोगों को ट्रेन करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा कि अगर हमारे पास ट्रेन लोग होंगे तो हमारा जो डिज़ास्टर का जो प्रिपेयर्डनेस होगा वो इफ़ेक्टिव होगा, ठीक है जी। हम अपने गोल अचीव करने के अंदर फिर हमें इतने प्रॉब्लम नहीं होगा, हम एफिशिएंट तरीके से कर पाएंगे। तो दिस इज़ द रीज़न ऑफ प्लानिंग। फिर डिज़ास्टर रिस्पॉन्स हमारे पास क्या है, रिस्पॉन्स मेजर्स आर दोज विच आर टेकन इमीडिएटली प्रायर टू एंड फॉलोइंग डिज़ास्टर्स, ठीक है जी। अब रिस्पॉन्स हमारे पास के जस्ट बिफोर स्टार्टिंग ऑफ दैट डिज़ास्टर सिचुएशन, ठीक है जी, या फिर जस्ट आफ्टर द डिज़ास्टर, ठीक है जी। ये हमारे पास रिस्पॉन्स क्या होता है कि एक इमीडिएट एक्शन होता है, ठीक है जी, कि हम इमीडिएटली एक्ट करते हैं जस्ट बिफोर द डिज़ास्टर, जस्ट एट द एंड ऑफ द डिज़ास्टर। तो हम क्या ऐसे तदाबीर इख्तियार करते हैं, ठीक है, क्या ऐसे मेजर्स इख्तियार करते हैं जिससे हम डिज़ास्टर के साथ कॉम्बैट कर सके, उसके साथ जो है हम अपने आप को कोप कर सके, फाइट कर सके, उसको हम कहते हैं डिज़ास्टर रिस्पॉन्स। सच मेजर्स आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स सेविंग लाइफ एंड प्रोटेक्टिंग प्रॉपर्टी एंड डीलिंग विद द इमीडिएट डैमेज कॉज्ड बाय द डिज़ास्टर। अब चूँकि डिज़ास्टर हमारे पास अनकरीब हो गया है या मतलब हो चुका है, तो उस सिचुएशन के अंदर हमने क्या करना है कि आपने उसके अंदर अगर इसके अंदर जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारे लिए ह्यूमन लाइफ है। तो इसका जो मेन मकसद क्या होता है कि आप जो जितनी भी ज़्यादा आप लाइफ्स को सेव कर सकते हैं तो आप लाइफ को जो है सेव करेंगे। आप जो प्रॉपर्टी है या फिर आपके पास कोई मतलब आपका कोई इम्पॉर्टेंट एसेट है उस कम्युनिटी के अंदर, उसको प्रोटेक्ट करना, ठीक है। या फिर कोई इमीडिएट जो डैमेज है वो अगर हमारे पास डिज़ास्टर कॉज कर रहा है तो उसको हम कोशिश करें कि उसको हम उसको सेव करें और जितनी भी हमारी तरफ से हो सकता है तो हम उसको मिनिमाइज़ करें, उस रिस्क को उस टाइम के ऊपर मिनिमाइज़ करें और उस डिज़ास्टर सिचुएशन के अंदर हम और उसके अंदर इम्पॉर्टेंट क्या होता है, प्रायोरिटी हमारी क्या होती है कि सबसे पहले हमारी ह्यूमन लाइफ और फिर उसके बाद हमारे पास वैल्यूएबल प्रॉपर्टी। requires a coordinated approach and involves fire and police department, skillful triage system and effective performance of organization job। अब इसके अंदर हमारे पास जाहिर सी बात है कि आपकी कोऑर्डिनेशन अच्छी होनी चाहिए, आपका एक रैपिड रिस्पांस टीम होना चाहिए। उसके अंदर हमारे पास जिस तरीके से पुलिस डिपार्टमेंट है या फिर हमारे पाकिस्तान के अंदर जो मिलिट्री है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है रिस्पांस के टाइम के अंदर। जहाँ पे भी कोई डिज़ास्टर्स
इवेंट होता है तो उसके अंदर जो मिलिट्री है वो जा करके उसके अंदर बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। आप जो है लोगों को फिर ट्रेन जिस तरीके से पहले आपने किया तो उन स्कूल जो स्किलफुल लोग हैं उनका जो ट्रियाज सिस्टम है उसको आपने मोबिलाइज़ करना है। और जो ऑर्गेनाइजेशन के जो जॉब है, जिस तरीके से डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जिस तरीके से फायर फाइटर्स है, सिटी लेवल के ऊपर जो आपका म्यूनसिपैलिटी है वो उसके अंदर रोल प्ले कर सकती है, हेल्थ केयर सिस्टम उसके अंदर रोल प्ले कर सकती है। तो उन सब को जो है आपने उसके लिए उसके अंदर इन्वॉल्व करना है। इट्स सक्सेस डिपेंड्स वाइटली ऑन गुड प्रिपेयर्डनेस। लेकिन जो आपका रिस्पॉन्स है वो कब अच्छा होगा, जैसे पहले हमने डिस्कस किया कि ये सारी चीज़ें आपके कोऑर्डिनेशन होगी तो काम अच्छा होगा। जैसे लास्ट स्लाइड के अंदर हमने डिस्कस किया कि इफ़ेक्टिवनेस आपके तब इंक्रीज़ होगी जब आपके प्रिपेयर्डनेस अच्छी होगी। ठीक है, तो ये सारा आपके प्रिपेयर्डनेस अच्छी होगी तो आप रिस्पॉन्ड अच्छे तरीके से करेंगे। जब आप रिस्पॉन्ड अच्छे तरीके से करेंगे तो आप ज़्यादा इस पोजीशन के अंदर होंगे कि आप लाइफ को सेव कर सकेंगे, आप प्रॉपर्टी को सेव कर सकेंगे रिस्पॉन्स फेज़ के अंदर। नेक्स्ट आपका है डिज़ास्टर रिकवरी। रिकवरी इज़ द प्रोसेस बाय विच कम्युनिटीज़ एंड द नेशंस आर असिस्टेड इन रिटर्निंग टू देयर प्रॉपर लेवल ऑफ फंक्शनिंग फॉलोइंग अ डिज़ास्टर। अब डिज़ास्टर हमारे पास जो है एक बहुत ही ज़्यादा ये एक हमारे पास लैटिन वर्ड से निकला है, जिसके अंदर है हमारे पास ये 2 वर्ड्स है, डस और आस्टर। ठीक है जी, डस कहते हैं किसको, बैड को, और एस्टर कहते हैं स्टार को। इस जिसका मकसद क्या है, उन्होंने लिया कि बैड स्टार। ठीक है जी, वो बैड स्टार आपके लिए कोई बैड हैपनिंग लेकर के आती है। तो वो बैड हैपनिंग अगर हुई है तो जाहिर सी बात है उसके अंदर हमारे पास वो इम्पैक्ट्स को हम डिस्कस नहीं कर रहे कि जो हमारे डिज़ास्टर्स है उनके जो पोस्ट डिज़ास्टर हमारे पास क्या इम्पैक्ट्स हो सकते हैं। देयर आर टू मैनी इम्पैक्ट्स ऑफ द डिज़ास्टर्स डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ द डिज़ास्टर। तो उसको हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं उसके अंदर क्या है, सबसे पहले जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हम डिस्कस करते हैं कि लोग ट्रॉमा से गुजरे हैं तो उनको साइकोलॉजिकल स्ट्रेस होगा। जिस तरीक़े से अर्थक्वेक हुआ था पाकिस्तान के अंदर, तो उसके अंदर ज़्यादा जो हमारे पास केसेस आ रहे थे रिकवरी फेज़ के अंदर, तो जो रिपोर्ट भी हुई हैं पब्लिश भी हो चुकी हैं, उसके अंदर जो PTSD है, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, वो लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा था। जो नुकसान होना था वो तो हो गया था। ठीक है जी, लोग फिज़िकल डिसेबिलिटी के अंदर चले गए थे, फाइनेंशियल लॉसेस हो गई थी, इस तरीके से जो डिफरेंट डिजीज़ हैं वो उनके अंदर आ गई थी। ठीक है जी, जिस तरीके से गैस्ट्रोएंटेराइटिस है, इस तरीके से खुराक की किल्लत हो गई थी, वाटर की किल्लत हो गई थी, तो उससे बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ गए थे। लेकिन उसके अंदर हमारे पास कोई अगर फिज़िकल डिसेबिलिटीज़ हो गई हैं या मेंटल, इसके अंदर एक जो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो मेंटल हेल्थ का है कि उसके अंदर हमारे पास जो मेंटल डिसेबिलिटीज़ है, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर है, स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है, तो उन सिचुएशंस को आप ऐसे नहीं छोड़ सकते। जो लॉसेस है, बेरियमेंट्स हो चुकी है, तो उसकी तरफ लोग फिर ज़्यादा जो है वो ग्रीफ के सिचुएशन के अंदर चले जाते हैं और डिफरेंट मेंटल डिसऑर्डर्स डेवलप कर लेते हैं। और फिर वो लोग इस सिचुएशन के अंदर नहीं होते कि वो कोप कर पाए, अपने जितनी भी उनकी माली जानी या जो भी नुकसान हुआ है उसको वो अच्छे तरीके से फिर कोप नहीं कर पाते, और इवेंचुअली वो हमारे पास एक मेंटल डिसऑर्डर्स की तरफ चले जाते हैं। तो रिकवरी फेज़ के अंदर हमारा मकसद क्या होता है कि लोग अपने प्रॉपर लेवल ऑफ फंक्शनिंग के ऊपर आ जाए। ठीक है जी, जब डिज़ास्टर हमारे पास ख़त्म हो चुका हो तो लोगों को हम कोशिश करेंगे कि लोग अपने नॉर्मल लेवल के ऊपर आ जाए, नॉर्मल लेवल फंक्शनिंग के ऊपर आ जाए। और अगर रिकवरी के अंदर हम अपना हिस्सा नहीं डालेंगे, बीइंग हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स स्पेशली, तो फिर बहुत मुश्किल होता है और लोग फिर कोप नहीं कर पाते, फिर उसकी रीसेटलमेंट नहीं होती। अब ये रिकवरी के अंदर भी बहुत सारे फेजेस हैं, लेकिन यहाँ पे हम सिंपल डिस्कस करते हैं। अब ये रिकवरी एंड रिहेबिलिटेशन दोनों होती है।
ठीक है। अब वो रिहेबिलिटेशन के अंदर हमारे पास बहुत सारे हैं कि जी आप किस तरीके से सोशल रिहेबिलिटेशन करेंगे, फिर उस तरीके से इन्वायरमेंटल रिहेबिलिटेशन करेंगे, फिर उस फाइनेंशियल रिहेबिलिटेशन कैसे होगी, मेंटल रिहेबिलिटेशन कैसी होगी, फिज़िकल रिहेबिलिटेशन कैसी होगी। लेकिन सिंपली एक एग्जांपल हमने दिया कि उसके अंदर जो हमारे पास लोग हैं स्ट्रेस के अंदर है, तो एटलीस्ट उनको आपने क्या करना है कि उनका साथ देना है, उनको टाइम देना है। डिजास्टर सिचुएशन हैज़ बीन कंसेप्चुअलाइज्ड एज अ प्रोसेस विद डिफरेंट फेजेस। ठीक है जी, जिस तरीके से इसके अंदर हमारे पास डिफरेंट फेजेस होते हैं, आगे हम डिस्कस करेंगे मज़ीद को। इन ईच डिफरेंट फेज द इंफॉर्मेशन नीडेड, द एक्शन रिक्वायर्ड, द प्रॉब्लम इनकाउंटर्ड एंड पीपल इन्वॉल्व में बी क्वाइट डिफरेंट। जिस तरीके से आप अगर जिस तरह हम कहते हैं ना कि आप रिहेबिलिटेशन करते हैं, तो अब रिहेबिलिटेशन अगर आप करते हैं कि लोगों को हम अपनी जगह के ऊपर दोबारा से करते हैं, जो इमिग्रेंट लोग हैं, तो वो प्लानिंग एंड डेवलपमेंट का काम है। अगर हम बात करते हैं उनकी साइकोलॉजिकल रिहेबिलिटेशन की, तो उसके अंदर वो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स का काम है। तो इस तरीके से कुछ हमारे पास एडमिनिस्ट्रेशन के काम होते हैं। तो हर एक जो कैडर है उसके अपने अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है एंड डिफरेंट फेजेस ऑफ द रिहेबिलिटेशन। अच्छा जी, अच्छा ये हमारे पास जो है डिज़ास्टर मैनेजमेंट कंटिन्यूम है। इसके अंदर हम क्या, सबसे पहले हमारे पास प्रिवेंशन है, फिर उसके बाद मिटिगेशन है, ठीक है, और फिर उसके बाद प्रिपेयर्डनेस है। तो ये जो हमारे पास तीन कंपोनेंट्स है, ये जो तीन कंपोनेंट्स है इस कंटिन्यूम के अंदर, तो ये क्या है, ये कैपेसिटी बिल्डिंग के अंदर है कि अगर हम प्रिवेंशन करते हैं और इसके अंदर हम कुछ एजुकेशन देते हैं, या मिटिगेशन के अंदर लोगों को हम कहते हैं इम्पैक्ट बताते हैं, हेल्थ एजुकेशन देते हैं, या प्रिपेयर्डनेस के अंदर हम ट्रेनिंग करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं, जो भी करते हैं, तो वो सारा हमारा आता है कैपेसिटी बिल्डिंग के अंदर। ठीक है। और फिर जो हमारे पास जो नेक्स्ट हमारे पास फेजेस है रिस्पॉन्स और रिहेबिलिटेशन, जिसके अंदर हमारे पास जो हम रिलीफ देते हैं, रिहेबिलिटेशन करते हैं, तो ये हमारे पास क्या है, ये कंटिन्यूम का रिकंस्ट्रक्शन फेज़ है। तो सबसे पहले हमने कैपेसिटी, और ये आप आसानी से समझ सकते हैं कि अगर हमारे कैपेसिटी बिल्डिंग अच्छी होगी तो रिकंस्ट्रक्शन हमारे लिए आसान होगा डिज़ास्टर के सिचुएशन के अंदर। अगर हमारी कैपेसिटी बिल्डिंग अच्छी नहीं हुई तो हम फिर इस पोजीशन में नहीं होंगे कि रिकंस्ट्रक्शन कर सके। अब वो रिकंस्ट्रक्शन क्या है, या तो आप क्या करते हैं, डिज़ास्टर के सिचुएशन के अंदर सेव करते हैं लाइफ को और प्रॉपर्टी को, या फिर रिहेबिलिटेट करते हैं। और ये दोनों चीज़ें हमारे पास डिपेंड करता है अच्छी कैपेसिटी बिल्डिंग के ऊपर। ठीक है जी। अच्छा, अब आपका है एक यूनिट जिसके अंदर है लेवल ऑफ डिज़ास्टर्स, के डिज़ास्टर्स के लेवल क्या है। ठीक है, ये हमारे पास गोल्ड्सबे एंड कुलकर्नी ने 2006 के अंदर क्लासिफाई किया है डिज़ास्टर अकॉर्डिंग टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिज़ास्टर इन रिलेशन टू द एबिलिटी ऑफ द एजेंसी और कम्युनिटी टू रिस्पॉन्ड। अब लेवल ऑफ डिज़ास्टर किस चीज़ के ऊपर क्लासिफिकेशन इसकी की गई है कि हमारे पास नेचर ऑफ द डिज़ास्टर क्या है, सिवियरिटी ऑफ द डिज़ास्टर क्या है। ठीक है जी, इसको हम कहते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ द डिज़ास्टर। किस चीज़ के साथ रिलेशन है कि आपकी कोई एजेंसी या गवर्नमेंट या कोई कम्युनिटी, उसकी जो रिस्पॉन्डिंग कैपेबिलिटी है उसके अगेंस्ट वो क्या है। ठीक है, सिंपली हम क्या कह सकते हैं कि जी लेवल ऑफ डिज़ास्टर हम किस पैरामीटर के ऊपर क्लासिफाई करते हैं कि किस मैग्नीट्यूड का, किस इंटेंसिटी का हमारे पास और किस किस्म का डिज़ास्टर है, और हमारी जो लोकल कम्युनिटी है या गवर्नमेंट है या उसको स्ट्राइक कर रही है, वो डिज़ास्टर जो उसको स्ट्राइक कर रही है, उनकी कैपेबिलिटी कितनी है। तो उसके बेस के ऊपर ये लेवल्स है डिज़ास्टर की। तो इसके अंदर हमारे पास जो मेजर है लेवल्स है, वो 3 लेवल हैं कि जी लेवल 1 है इफ़ द ऑर्गेनाइजेशन, एजेंसी और कम्युनिटी इज़ एबल टू कंटेन द इवेंट एंड रिस्पॉन्ड इफेक्टिवली यूटिलाइजिंग इट्स ओन रिसोर्सेज। अगर ये अपने रिसोर्सेज के अंदर दो कि उनकी कैपेसिटीज़ से थोड़ी सी एक्सीड कर जाती हैं, लेकिन अपने रिसोर्सेज के अंदर वो उसको अपने जो डिज़ास्टर है उसको कंटेन कर लेती हैं, तो उसको हम कहते हैं लेवल 1 डिज़ास्टर। अच्छा, लेवल 2 डिज़ास्टर क्या है, इफ़ द डिज़ास्टर रिक्वायर्स असिस्टेंस फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेज
बट दीज कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम नियर बाई एजेंसीज। ठीक है, अगर आप लेवल 2 डिजास्टर के अंदर क्या है, अब जाहिर सी बात है लेवल 1 के अंदर भी कोई एक फैमिली की जिस तरह से हम बात करते थे तो खुद से तो नहीं करती, उसके साथ कम्युनिटी होगी। अगर एक कम्युनिटी के अंदर है तो उसके साथ एक बाय एंड लार्ज एक सोसाइटी काम करेगी, साथ में जो है गवर्नमेंटल एजेंसीज, हेल्थ केयर जो एजेंसीज है वो काम करेगी, लेकिन उसको हम इंटरनली उसको पुट करते हैं इंटरनल रिसोर्सेज के अंदर। ठीक है, अब अगर आप अपने इंटरनल रिसोर्सेज के अंदर अगर किसी डिज़ास्टर को कंटेन नहीं कर सकते और फिर आपको एक्सटर्नल सोर्सेज की ज़रूरत पड़ती है, तो इसको हम कहते हैं लेवल 2 डिज़ास्टर, लेकिन नियर बाई एजेंसीज से, कि आपकी मतलब अब ये डिपेंड करता है अगेन कि डिज़ास्टर का जो हमारे पास इफ्यूजन है वो कितना है। एक कम्युनिटी है, बहुत सारे कम्युनिटीज़ है, हमारे पास कोई एक प्रोविंस के लेवल के ऊपर प्रॉब्लम है या कोई कंट्री के लेवल के ऊपर प्रॉब्लम है। अगेन ये डिपेंड करेगा, इंटरनल एक्सटर्नल रिसोर्सेज जो है डिपेंड करता है कि हमारे पास एरिया कितना हिट हुआ है, डिज़ास्टर किस किस्म का था। फिर लेवल 3 के अंदर हमारे पास क्या है, द डिजास्टर इज ऑफ अ मैग्नीट्यूड दैट एक्सीड्स द कैपेसिटी ऑफ द लोकल कम्युनिटी और रीजन एंड रिक्वायर्स असिस्टेंस फ्रॉम स्टेट लेवल और इवन फेडरल एसेट्स। ठीक है जी, अगर हमारे पास क्या है कि ऐसे डिज़ास्टर हो जाते हैं, अगेन ये हमने लोकल डिस्ट्रीब्यूशन है, लेकिन अगर हमारे पास कोई एक पूरी कंट्री के ऊपर किसी एक बहुत बड़े एरिया के ऊपर आ जाते हैं, तो फिर उस सिचुएशन के अंदर हमारे वो एक्सटर्नल जो असिस्टेंस है वो इंटरनेशनली भी हो सकता है। ठीक है, इफ़ द डिजास्टर इज ऑफ मैग्नीट्यूड दैट एक्सीड द कैपेसिटी ऑफ द लोकल कम्युनिटी और रीजन एंड रिक्वायर असिस्टेंस फ्रॉम स्टेट लेवल, कि आपके स्टेट लेवल या मतलब फेडरल एसेट से आपको कुछ चाहिए, वहाँ से आपको रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन के लिए आपको ज़रूरत है मनी की, मटेरियल की, एसेट्स की, तो उस किस्म के डिज़ास्टर को हम कहते हैं लेवल 3 डिज़ास्टर। नेक्स्ट है ट्रॉमा टीम। अच्छा जी, अब ट्रामा टीम हमारे पास क्या है कि ट्रामा टीम इज़ मल्टी डिसिप्लिनरी ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स ड्रॉन फ्रॉम द स्पेशलिटीज़ ऑफ इमरजेंसी मेडिसिन, इंटेंसिव केयर, सर्जरी, नर्सिंग, लाइड हेल्थ एंड सपोर्ट स्टाफ हु वर्क टुगेदर एज अ टीम टू असेस एंड मैनेज द ट्रामा पेशेंट। अब वो ट्रामा टीम हमारे पास किसी भी सिचुएशन के अंदर, यहाँ पे हम डिज़ास्टर की बात करते हैं, तो किसी भी जगह के ऊपर अगर हमारे पास मास लेवल के ऊपर ट्रामा के जो पेशेंट्स होते हैं वो आ जाते हैं, तो उनको असेस करने के लिए जो इमरजेंसी की स्पेशलिटी है उसके अंदर, उसमें से जो इमरजेंसी मेडिसिन के लोग हैं, आईसीयूज़ के लोग हैं, सर्जरी के लोग हैं, नर्सेज है, अलाइड हेल्थ साइंसेस के लोग हैं, और सपोर्ट स्टाफ जिस तरीके से जिसके अंदर सोशल वर्कर है, कोऑर्डिनेटर्स है, एडमिनिस्ट्रेटर्स है, वो सारे एक साथ काम करते हैं। ठीक है जी, किसी एक ट्रामा के पेशेंट को या ग्रुप ऑफ ट्रामा पेशेंट को जब वो डील करते हैं, तो इस तरह के जो कोऑर्डिनेटेड टीम को जो कि स्पेशलिटी के ऊपर बेस होता है उसको हम कहते हैं ट्रामा टीम। देयर एक्शंस आर कोऑर्डिनेटेड बाय अ टीम लीडर, और डेफिनेटली जब टीम की बात आती है तो उसके अंदर एक टीम लीडर होता है जिसको कंट्रोल करता है। फिर नर्सेज के रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है ट्रामा टीम के अंदर। सपोज़ हमारे पास कोई किसी जगह के ऊपर ट्रामा टीम काम कर रही है और ट्रामा हो चुका है, तो उसमें नर्सेज के रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है। प्री अराइवल के क्या है कि जी इंश्योर पीपीई इज़ वॉन इंक्लूडिंग गाउन, ग्लव्स एंड लीड अप्रन एंड गॉगल्स। ठीक है जी, कि मतलब सिंपल क्या है कि जी सबसे पहले वो इंश्योर करे पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जो है वो लोगों ने पहने हुए हैं, और ख़ुद जो है उनके जो टीम के नर्सेज है उन्होंने इंश्योर किया हुआ है। इंश्योर एनी स्पेसिफिक इक्विपमेंट दैट इज़ रिक्वायर्ड इज़ टर्न्ड ऑन। कोई भी हमारे पास कोई इक्विपमेंट है वो हमारे पास जैसे ट्रामा के पेशेंट के लिए, उसके लिए हमें चाहिए कि जी सक्शन हो, वो ऑन हो, ऑक्सीजन हमारे पास अवेलेबल हो। अगर किसी पेशेंट को कोई मतलब ज़रूरत हो EKG की, कोई और मशीन की, तो वो हमारे पास जो भी हमारे पास इक्विपमेंट चाहिए हो तो वो अवेलेबल हो और वो टर्न ऑन हो। इंश्योर ट्रामा कॉल आउट इज़ एक्टिवेटेड वेयर क्राइटेरिया आर मेट। ठीक है जी, और ट्रामा कॉल आउट होता है जिसके अंदर अगर क्राइटेरिया एक पेशेंट का मीट होता है कि जी हाँ ये पेशेंट हमारे पास सीरियस है और अभी ट्रामा टीम को आना चाहिए, तो कॉल करना नर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। असिस्ट इन एलोकेशन नर्सिंग
टीम रोल्स कि नर्सिंग के जो टीम है उस ट्रॉमा में उसके रोल क्या है, उसके अंदर असिस्ट, सपोर्ट्स, डेफिसिट्स एंड रोल्स। ठीक है जी। और अगर डेफिसिट को रोल्स के अंदर कोई जो डेफिसिट्स है या कोई मतलब टीम के अंदर कोई कमी है तो उसके अंदर उसको कंट्रीब्यूट करना, उनको गैप को फिल आउट करना। पोस्ट अराइवल के अंदर फैसिलिटेट्स लॉजिस्टिक एस्पेक्ट ऑफ पेशेंट केयर, के पेशेंट को जितनी भी लॉजिस्टिक एस्पेक्ट्स है वो सारी नर्स, जाहिर सी बात है नर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं कि जो भी केयर के लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको मैनेज करना। इज़ अवेलेबल फॉर एडवाइस एंड सपोर्ट फॉर नर्सेज। ठीक है जी, कि नर्सेज के सपोर्ट के लिए ट्रामा टीम लीडर जो है वो अवेलेबल हो। हिज ओवरऑल व्यू ऑफ द पेशेंट एंड लेयर्स इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन विद ट्रामा टीम लीडर। ठीक है, उसका ओवरऑल व्यू पेशेंट का ले और फिर जो ट्रामा टीम लीडर है उसके साथ जो है वो कोऑर्डिनेट करे, उनके साथ लिंक करे। ठीक है जी। ऑर्गेनाइजेज एडिशनल स्टाफ, जिस तरीके से हमारे पास जो एडिशनल स्टाफ है, ठीक है जी, पीएसए है या फिर ब्लड बैंक है, इक्विपमेंट है, सोशल वर्कर है, तो वो ऑर्गेनाइज़ करना वो भी काम है नर्सेस का या नर्स टीम लीडर का। अगेन बेड मैनेजमेंट, जाहिर सी बात है ट्रामा टीम ने जब उसको डील किया तो फिर पेशेंट को मूव आउट करना है तो फिर उसके अंदर लिएशन क्या करना है, ओटी के साथ, सीटी के साथ या पीआईसीयू या वट एवर डिपार्टमेंट जो है उसके साथ उसकी बेड मैनेजमेंट करना कि पेशेंट के लिए बेड मैनेज हो जब वो ट्रामा टीम जो है उसको इनिशियली देखें और लाइफ थ्रेटनिंग इमरजेंसी के साथ डील करे तो फिर वो बेड मैनेजमेंट। ऑप्टिमाइजेस कोऑर्डिनेशन ऑफ फैमिली केयर। ठीक है जी, फैमिली केयर के साथ जो है वो कोऑर्डिनेट करना। लियासिस विद ब्लड बैंक रिगार्डिंग पोटेंशियल ट्रांसफ्यूजन इफ़ नॉन रिक्वायरमेंट, अगर कोई रिक्वायरमेंट है ब्लड बैंक के साथ और किसी और डिपार्टमेंट के साथ तो वो सारा करना। ठीक है जी। अच्छा, कैरिंग आउट देयर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है कि अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नर्सेज की डिज़ास्टर सिचुएशन के अंदर, ठीक है, कि मतलब इक्विपमेंट को मेक श्योर करना, पेशेंट असेसमेंट, फैमिली सपोर्ट, सारे अलाउिंग अदर्स टू कैरी आउट देयर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। और जो बाकी है सोशल वर्कर्स है, साइकोलॉजिस्ट है, मेडिकल वर्कर्स है, तो उनको मतलब अलाउ करना, फैसिलिटेट करना। रोल ऑफ नर्सिंग एंड डिज़ास्टर मैनेजमेंट के देखे डिज़ास्टर प्रिपेयर्डनेस इंक्लूडिंग risk assessment and multidisciplinary management strategies at all system level is critical to the delivery of effective responses to the short, medium and long term health needs of a disaster stricken population। ठीक है, अब वो क्या है कि आपने हर एक फेज़ के अंदर बीइंग अ नर्स मैनेजर और नर्स लीडर आपने क्या करना है कि हर एक एस्पेक्ट के अंदर आपने अपने आप को इन्वॉल्व करना है। जिस तरह डिज़ास्टर प्रिपेयर्डनेस है, ठीक है, जिसके अंदर हमारे पास रिस्क असेसमेंट है, मल्टी डिसिप्लिनरी मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज़ बनानी है। हर सिस्टम लेवल के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी टीम हॉस्पिटल के लेवल के ऊपर काम करती है, कोई डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर काम करती हैं या उससे बड़े लेवल के ऊपर काम करती है। तो उन सब चीज़ों को मैनेज और कोऑर्डिनेट करना और उसके अंदर अपना जो पार्ट है वो 100% पुट करना वो ज़रूरी है नर्सेस के लिए। ठीक है, मेजर रोल्स इन ऑफ नर्सेज इन डिज़ास्टर्स। अब इसके अंदर क्या है आपके रोल्स, डिटरमिन मैग्नीट्यूड ऑफ द इवेंट। सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने उस इवेंट का जो मैग्नीट्यूड है उसको आपने देखना है, उसको आपने मालूम करना है। ठीक है जी, कि ये किस किस्म के मैग्नीट्यूड या कितने मैग्नीट्यूड का प्रॉब्लम है। जिस तरीके से अभी कोरोना वायरस है, अब इसके अंदर आप जो प्लान करते हैं तो डेफिनेटली आपको प्लान का हिस्सा होना चाहिए बिगिनर्स के। अब हमारे पास केसेस कितनी हमारे पास बढ़ रही है, रेट कितना बढ़ रहा है डिफरेंट एरियाज़ के अंदर, हॉस्पिटल बर्डन कितना बढ़ रहा है, पॉजिटिव केसेस कितने आ रहे हैं, वेंटिलेटर जो सपोर्टेड पेशेंट है वो कितने हैं हमारे पास। तो आपने उस मैग्नीट्यूड को देखना है। ये जस्ट एक छोटा सा एग्जांपल है, किसी भी डिज़ास्टर के मैग्नीट्यूड को आपने डिटरमिन करना है। डिफाइन हेल्थ नीड्स ऑफ द इफ़ेक्टेड ग्रुप्स, जो ग्रुप इफ़ेक्टेड हो जाते हैं तो उनके हेल्थ नीड्स को डिफ़ाइन करना। ये हर एक के ऊपर आपको बहुत सारा टाइम चाहिए होता है कि जी हेल्थ नीड्स जो है हर एक ग्रुप के लिए क्या है, डिपेंड करता है कि कौन सा ग्रुप, ये वल्नरेबिलिटी के बेस के ऊपर है। ठीक है जी, आपने पहले वल्नरेबिलिटी देखी और फिर उनके हेल्थ नीड्स को देखा।
फिर इस्टेब्लिश प्रायोरिटीज़ एंड ऑब्जेक्टिव्स। जब आपने वल्नरेबिलिटी असेसमेंट की और आपने नीड्स को आइडेंटिफाई किया उस पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन को, तो फिर आपने प्रायोरिटीज़ और ऑब्जेक्टिव्स को इस्टेब्लिश करना है। आइडेंटिफाई एक्चुअल एंड पोटेंशियल हेल्थ प्रॉब्लम्स। आपने एक्चुअल पोटेंशियल हेल्थ प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना है, ठीक है जी। डिटर्मिन रिसोर्सेज नीडेड टू रिस्पॉन्ड टू द नीड्स आइडेंटिफाइड। जिस तरीके से नर्सिंग केयर प्लान के अंदर आप एनसीपी के अंदर करते हैं, इस तरीके से ये हमारे पास एक स्ट्रैटेजी है इन द फॉर्म ऑफ नर्सिंग प्रोसेस। फिर इसमें आपने रिसोर्सेज देखनी है कि कौन कौन से रिसोर्सेज आपको चाहिए, कि मतलब उन नीड्स को आप जिन्हें जो आइडेंटिफाई किए हुए हैं उसको आप किस तरीके से अचीव करेंगे। अच्छा जी, कोलैबोरेट विद अदर प्रोफेशनल डिसिप्लिन्स, गवर्नमेंटल एंड नॉन गवर्नमेंटल एजेंसीज। जाहिर सी बात है कोलैबोरेशन मेनली जो है अंडर पार्ट ऑफ द नर्स है, तो आपने डिफरेंट गवर्नमेंटल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ कोलैबोरेट करना है और मेंटेन अन यूनिफाइड चेन ऑफ कमांड, ठीक है जी। चेन ऑफ कमांड, आप यूनिफाइड चेन ऑफ कमांड को आपने मेंटेन करना है, क्योंकि डिज़ास्टर सिचुएशन के अंदर अगर आपका चेन ऑफ कमांड जो है यूनिफाइड ना हो तो फिर आपके जो टास्क है उसके अंदर क्या हो सकता है, आपकी ऑपरेशंस के अंदर या तो डुप्लीकेशंस आ सकती हैं या फिर ओमिशंस आ सकती हैं, गैप्स आ सकती हैं। तो उसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि आपने क्या करना है, चेन ऑफ कमांड की यूनिफिकेशन को आपने मेंटेन करना है बीइंग अ नर्स। और फिर अच्छी कम्युनिकेशन विद ऑल दी स्टेक होल्डर्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। अच्छा, ये नेक्स्ट हमारे पास ये है कि नर्स की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो क्या है, ठीक है जी। ये हम देख लेते हैं, आप उसको देख लीजिएगा। इसके अंदर कोई इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स है, बहुत ही आसान कि जी आपने पार्टिसिपेट अपने पहले क्या करना है कि अब जो हमारे पास डिज़ास्टर के जो फेजेस है कि प्री इम्पैक्ट, इम्पैक्ट और पोस्ट इम्पैक्ट फेजेस है, कि प्री इम्पैक्ट फेजेस के अंदर हमारे पास क्या है, प्लानिंग, प्रिपेयर्डनेस, प्रिवेंशन या वार्निंग, ये आपने करनी है। तो आप जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो क्या है, ये डिज़ास्टर का कंटिन्यूम है जिसके अंदर तीन जो फेजेस है, एक इम्पैक्ट फेज़ है, पहले उससे प्री इम्पैक्ट है और उसके बाद पोस्ट इम्पैक्ट है। तो आपने डिज़ास्टर कंटिन्यूम के ऊपर पहले आपने क्या करना है, प्लानिंग, प्रिपेयर्डनेस, प्रिवेंशन एंड वार्निंग। इसके अंदर आपने क्या करना है कि आपने पार्टिसिपेट इन द डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिटी डिज़ास्टर प्लान, उसमें पार्टिसिपेट करना है। पार्टिसिपेट इन कम्युनिटी रिस्क असेसमेंट, आप ये भी ज़रूरी है। एलिमेंट्स ऑफ हज़ार्ड एनालिसिस फॉर ऑल हज़ार्ड अप्रोचेस, जितनी भी आपके पास हज़ार्ड्स अप्रोच है, हज़ार्ड आपके पास अवेलेबल है तो उसकी एनालिसिस आपने करनी है, जो हज़ार्ड एंटिसिपेटेड हज़ार्ड्स है, ठीक है जी। और उन एंटिसिपेटेड हज़ार्ड्स की आपने क्या करनी है, मैपिंग करनी है। फिर आपने क्या करना है, वल्नरेबिलिटी एनालिसिस करनी है, ठीक है। इनिशिएट डिज़ास्टर प्रिवेंशन मेजर्स, आपने इनिशिएट करने हैं प्रिवेंशन और रिमूवल ऑफ हज़ार्ड, मूवमेंट और रीलोकेट ऑफ एट रिस्क पॉपुलेशन, ये एट रिस्क पॉपुलेशन को मूव करना किसी एक ख़ास जगह के ऊपर, वो भी मतलब इस्टेब्लिश करना। अच्छा, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अर्ली वार्निंग सिस्टम्स, अर्ली वार्निंग सिस्टम को आपने एस्टेब्लिश करना है कि सपोज़ आपके पास अगर डिज़ास्टर आ जाता है तो आपके अर्ली वार्निंग सिस्टम्स क्या होंगे, वो किस तरीके से अपनी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करेंगे और किस तरीके से वो वार्न करेंगे, ताकि आपने जो प्रिपेयर्ड अपने आप को किया हुआ है तो उन सारी जो टीम्स है, वो सारे जो काम करने वाले, वो किस तरीके से वो अपने आप को एक्टिवेट करे। परफॉर्म डिज़ास्टर ड्रिल्स एंड टेबल टॉप एक्सरसाइजेस, ठीक है जी। ये जो ड्रिल्स है, मॉकरीज है, ये आपने परफॉर्म करवाने हैं कि मतलब ये सारे आपको हेल्प करेंगी रिस्पांस में। तो आपने परफॉर्म करने हैं मॉकरीज और डिज़ास्टर ड्रिल्स है। आइडेंटिफाई एजुकेशनल एंड ट्रेनिंग नीड्स फॉर ऑल नर्सेज, कि उनकी एजुकेशन और ट्रेनिंग सब नर्सेज की क्या होनी चाहिए एक पर्टिकुलर डिज़ास्टर के लिए जो आप एंटिसिपेट करते हैं। अच्छा जी। अच्छा, अब डेवलप डिज़ास्टर नर्सिंग डेटाबेसेस फॉर नोटिफिकेशन, मोबिलाइजेशन एंड ट्रियाज ऑफ इमरजेंसी नर्स स्टाफिंग
रिसोर्सेज। आपने क्या करना है कि डेटाबेस को डेवलप करना है। वो डेटाबेस किस लिए आपने डेवलप करना है बीइंग अ नर्स लीडर के उस डेटाबेस के अंदर आपको जितनी भी डिज़ास्टर से अफेक्टेड लोग हैं वो आपको उस डेटाबेस के अंदर आपको सारी चीज़ें आपको नज़र आ जाती हैं, जो भी आप शेयर करते हैं पेशेंट से रिलेटेड, एसओपी से रिलेटेड, तो उस डेटाबेस से जो है आप कम्युनिकेट कर सकते हैं सब नर्सेस के साथ जो आपके टीम के अंदर, जो डिज़ास्टर टीम के अंदर है। अच्छा जी, डेवलप इलाबोरेशन प्लान्स फॉर ऑल कंपोनेंट्स ऑफ डिज़ास्टर नर्सिंग रिस्पांस। ठीक है जी, और जो रिस्पांस के लिए जितनी भी कोलैबोरेशन है उसका जो प्लान है वो भी डेवलप करना है और उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स को आपने इस्टेब्लिश करना है। अच्छा जी, फिर रिस्पांस के अंदर आपने क्या करना है कि एक्टिवेट डिज़ास्टर रिस्पांस प्लान। ठीक है जी। अच्छा जी, नोटिफिकेशन एंड इनिशियल रिस्पांस आपने करना है। लीडरशिप जो है उसके अंदर एज्यूम्स कंट्रोल ऑफ द इवेंट, के आपको जो इवेंट हो चुका है उसके अंदर लीडरशिप रोल फॉर्म करना। कमांड पोस्ट इन एज एस्टेब्लिश कम्युनिकेशन। ठीक है जी। कंडक्ट डैमेज एंड नीड असेसमेंट एट द सीन के ऊपर जो है आपका डैमेज और नीड असेसमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और वो आपको हेल्प करेगी मतलब इम्पैक्ट मिनिमाइजेशन के अंदर, जो हार्मफुल जो लाइफ थ्रेटनिंग इमरजेंसीज है उनको देखने में या फिर इम्पॉर्टेंट एसेट्स है उसको सेव करने में। सर्च रेस्क्यू एंड एक्सट्रिकेट, आपने सर्च करना है, रेस्क्यू करना है, और जो लोग इंट्रैप्ड है या फिर जो इंट्रैप्ड प्रॉपर्टी है, इंट्रैप्ड लाइव्स है, उनको आपने एक्सकावेट, आपने उसको एक्सट्रिकेट करना है। एस्टेब्लिश फील्ड हॉस्पिटल एंड शेल्टर्स, आप फील्ड हॉस्पिटल्स हो अगर कोई मतलब रिमोट एरिया के अंदर है तो वहाँ पे अगर चाहिए तो फील्ड हॉस्पिटल, जिस तरीके से हम पाकिस्तान के भी डिफरेंट जो डिज़ास्टर्स आए थे फ्लड्स का, उसके अंदर जो फील्ड हॉस्पिटल्स बने थे या फिर मतलब अर्थक्वेक का, तो उस तरीके के जो आपने फील्ड हॉस्पिटल या शेल्टर्स है उसको इस्टेब्लिश करना। ट्रियाज एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ पेशेंट्स। ठीक है जी। मिटिगेट ऑल ऑन गोइंग हज़र्ड्स, सबको आपने मिटिगेट करना है जितनी भी हज़र्ड अगर ऑन गोइंग हो। अब डिज़ास्टर के साथ साथ बहुत सारे और ऐसी इवेंट्स होती हैं जो कि हमारे पास वो फर्दर जो इम्पैक्ट्स है, जो बैड इम्पैक्ट्स है वो डाल सकती हैं, तो उसको आपने क्या करना है, मिनिमाइज़ करना है। एक्टिवेट एजेंसी डिज़ास्टर्स प्लान्स, एस्टैब्लिश नीड फॉर म्यूचुअल एड रिलेशनशिप्स, आपने इंटीग्रेट स्टेट एंड फेडरल रिसोर्सेज, ये आपका वर्क एज ए लिएजन है। ऑन गोइंग ट्रियाज एंड प्रोविजन ऑफ नर्सिंग केयर। ठीक है। इवॉल्वेट पब्लिक हेल्थ नीड्स ऑफ द अफेक्टेड पॉपुलेशन, उनके पब्लिक हेल्थ नीड्स क्या है। अगेन ये एक बड़ा पर्सपेक्टिव है जो कि अभी नहीं है आपके कोर्स ग्रेड में, हम आगे फिर डिस्कस करेंगे अगर हमारे पास टाइम हुआ। एस्टेब्लिश सेफ शेल्टर एंड द डिलीवरी ऑफ एडिक्वेट फूड एंड वाटर सप्लाईज। ठीक है। प्रोवाइड फॉर सैनिटेशन नीड्स एंड वेस्ट रिमूवल, ये सारे जितने भी प्राइमरी हेल्थ केयर के जो काम है वो सारे आपने उनको मेक श्योर करना है। आपने डिजीज़ सर्वेलेंस, क्योंकि जो डिज़ास्टर, कोई भी डिज़ास्टर हो उसके अंदर जो हमारे पास डिफरेंट सुपर एडेड डिजीज़ होती हैं उनके चांसेस ज़्यादा हो जाती हैं, जिसके अंदर हमारे पास जिस तरीके से कॉलरा है, गैस्ट्रोएंटेराइटिस है, उसके अंदर माल न्यूट्रिशन है, बच्चों के अंदर बहुत सारे डेफिसिट्स आ जाते हैं, स्किन इन्फेक्शन है जिस तरीके से स्कैबीज़ है, तो रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, कॉन्जेशन से बहुत सारी प्रॉब्लम्स सॉरी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती है, जिस तरीके से ओवर क्राउडेड है तो ट्यूबरकुलोसिस वगैरह, वेक्टर बॉर्न डिजीज़ हो सकती है। तो ये सारे आपने उनको देखना है, एक सर्वेलेंस सिस्टम आपने इस्टेब्लिश करना है जिसके थ्रू आप सारी चीज़ों को इवॉल्वेट कर सकें। अच्छा जी, फिर उसके बाद जो है रिकवरी के अंदर, जाहिर सी बात है जब रिकवरी हो रही होती हो तो आपने क्या करना है, वहाँ से रिस्पांस के टाइम के बाद आपने क्विट नहीं करना। रिकवरी या पोस्ट इम्पैक्ट फेज़ के अंदर आपने कंटिन्यू करना है प्रोविजन ऑफ नर्सिंग एंड मेडिकल केयर। ठीक है जी। सारे जो आप काम कर रहे थे उसको आपने कंटिन्यू करना है, साथ में आपने रिहेबिलिटेशन के वर्क जो है उसको स्टार्ट करना है।
डिजीज़ सर्वेलेंस को भी आपने कंटिन्यू करना है, क्योंकि पोस्ट जो हमारे पास इम्पैक्ट होता है वो बहुत ज़्यादा डिजीज़ के ऊपर होता है। सही है कि बहुत सारे डिजीज़ साइकोलॉजिकल, ठीक है जी, और फिज़िकल एलिमेंट्स जो है बहुत ज़्यादा कॉमन होती है डिज़ास्टर के बाद। मॉनिटर द सेफ्टी ऑफ द फूड एंड वाटर सप्लाई, ये इसकी वजह से बहुत सारी फूड और वाटर सप्लाई से एक तो हमारे पास किल्लत भी हो सकती है, दूसरी इनकी वजह से बहुत सारे डिसऑर्डर्स डिजीज़ हमारे पास हो सकती है। तो उनको आपने क्या करना है, देखना है प्रॉपरली, आपने इसको सुपरवाइज़ करना है। सही है। अच्छा जी, रिसोर्स रिस्टोर पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास है तो उसको आपने रिस्टोर करना है। रीट्रायाज एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ पेशेंट्स टू अप्रोप्रिएट फैसिलिटीज़, अगर रिमोट एरिया के अंदर है तो आपने क्या करना है, रीट्रायाज करना है। आप ट्रायाज कैसे करते हैं, आपने एक दूसरा लेक्चर है उसको मैं भेज दूँगा आप लोगों के लिए, उसके अंदर ट्रायाज है कि आपने पेशेंट को किस तरीके से प्रायोरिटाइज़ करना है, उनके हेल्थ नीड्स की और हेल्थ कंडीशन के मुताबिक आप पेशेंट को प्रायोरिटाइज़ करते हैं कि उसको अभी इमीडिएट केयर की ज़रूरत है, उसको अभी ट्रांसपोर्ट करना है, इस पेशेंट को रिटेन करना है, इस पेशेंट को डिटेन करना है, इसको इमरजेंसी के अंदर ट्रांसपोर्ट करना है। तो ये सारा अब जो है आप ट्रियाज के अंदर करते हैं। अच्छा जी, और फिर प्रोवाइड काउंसलिंग एंड डीब्रीफिंग फॉर स्टाफ को काउंसलिंग और उनको आप डीब्रीफिंग देते हैं। अच्छा जी, प्रोवाइड स्टाफ विद एडिक्वेट टाइम ऑफ द रेस्ट, ठीक है जी। अब जाहिर सी बात है जो आप आउटफील्ड के अंदर काम करते हैं तो अपने स्टाफ को भी आपने रेस्ट का टाइम देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और फिर रिवाइज ओरिजिनल डिज़ास्टर प्रिपेयर्डनेस प्लान, आपने अगर डिज़ास्टर मैनेजमेंट प्लान पहले से आपने बनाया हुआ है तो उसको आप रिवाइज़ करें, ताकि आपकी जो एक्टिविटीज़ है फर्दर अगर आप करते हैं तो वो इफ़ेक्टिव हो और एफिशिएंटली आप उसको कर सकें। अच्छा जी, और ये हमारे पास रोल्स है जो कि हमने डिस्कस किए कि नर्सेस के डिज़ास्टर के अंदर के एडिक्वेट ऑब्जर्वर, चेक अवेलेबिलिटी ऑफ ऑल सप्लाईज, मूविंग पेशेंट, स्टाफ असाइनमेंट, कम्युनिकेशन विद सपोर्टिंग टीम्स, जिस तरीके से हमारे पास मीडिया मैनेजमेंट है, नॉलेज ऑफ इंट्रा डिपार्टमेंटल पॉलिसीज़, आपके पास ये नॉलेज होना चाहिए। प्रॉपर ट्रियाज जो है वो आपको करनी चाहिए और आपको उसका नॉलेज होना चाहिए कि आप पेशेंट को प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूट कर सके कि कौन से पेशेंट को किस एरिया के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करना है, कौन से पेशेंट को आपने रेफ़र करना है, कौन से पेशेंट को आपने रिटेन करना है, कौन से पेशेंट को किस किस्म का केयर देना है और किस टाइम देना है, प्रायोरिटी बेसिस के ऊपर कैसे देना है। तो अब ये ट्रियाज के अंदर अगर आपका नॉलेज ट्रियाज का अच्छा है तो ये आप कर सकते हैं और आपने करना है बीइंग अ डिज़ास्टर नर्स। एक्यूरेट असेसमेंट, appropriate care methods, able to make rapid and sound decisions, बहुत ज़्यादा बीइंग हेल्थ केयर या टीम लीडर जो है आपको अच्छे डिसीजन भी मेक करने हैं। कॉशियस एक्सेप्टेंस ऑफ रोल्स, ठीक है जी, आपने बाकी लोगों के रोल्स को भी आपने क्या करना है, एक्सेप्ट करना है, क्योंकि अकेले आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। आप एज अ टीम काम कर रहे हैं, वहाँ पे आपके पास मीडिया है, आपके पास सोशल वर्कर्स है, आपके साथ और हेल्थ केयर टीम मेंबर्स है, उसके अंदर आपके पास जो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं वो सारे। तो बीइंग अ टीम जो है आपने सबके रोल को की तरफ काशिश होना है और उसको एक्सेप्ट करना है। रेगुलर रिलीफ पीरियड सच एज ब्रेक्स एंड मील्स टाइम्स, जैसे पहले हमने डिस्कस किया। अच्छा जी, अब NDMA पाकिस्तान नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, ये क्या है, ये आपको आपका एक कंपोनेंट है। अब जो आप सुनते हैं अरब से बहुत मानूस भी है तो उसके ऊपर इतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं है कि हम इसको लेकिन नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी हमारे पास क्या है, NDMA से एब्रीविएटेड है, नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, ठीक है। इज़ एन ऑटोनोमस कॉन्स्टिट्यूशनली एस्टेब्लिश फेडरल अथॉरिटी, जो कॉन्स्टिट्यूशनली एस्टेब्लिश है हमारे पाकिस्तान के अंदर, और ये 2007 के अंदर ये नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो है ये इस्टेब्लिश हुई थी। इससे पहले जो है डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए कोई स्पेसिफिक जो है एक कंट्री वाइड कोई एक इदारा नहीं था। तो NDMA जो है हमारे पास ऑटोनोमस कॉन्स्टिट्यूशनली एस्टेब्लिश फेडरल अथॉरिटी मैंडेटेड टू डील विद होल स्पेक्ट्रम ऑफ डिजास्टर एंड देयर मैनेजमेंट इन द कंट्री, एस्टेब्लिश इन अगस्त 2007 विद इट्स हेडक्वार्टर इन इस्लामाबाद। और सारे फिर हमारे पास उसके अंदर प्रोविंशियल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ है, PDMAs है।
प्रोविंशियल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ है, और डिस्ट्रिक्ट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ है, डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट डिज़ास्टर सेंटर्स है, और फिर वो सारे हमारे पास अब जो है डिवॉल्व हो गए हैं डिस्ट्रिक्ट्स के लेवल के ऊपर। और डिस्ट्रिक्ट के लेवल के ऊपर हमारे पास वो ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ करती हैं। फिर प्रोविंशियल लेवल के ऊपर जो है वो हमारे पास पॉलिसीज़ और गाइडलाइंस बनाती है, और नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ जो है वो नेशन वाइड जो है, आगे हम डिस्कस करेंगे इसके स्कोप को, कि मतलब पॉलिसीज़ बनाती है, प्रोग्राम्स बनाती है, डिज़ास्टर्स को की एंटिसिपेशन है वो करती हैं। डिफरेंट डिज़ास्टर्स जो है वो कंट्री के अंदर वो आने वाले हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ कोऑर्डिनेशन करना, ये सारे इसके स्कोप के अंदर ही आते हैं, और उसको हम कहते हैं उसकी गाइडलाइंस है वो। अच्छा जी, ये गाइडलाइंस एंड स्कोप क्या है, ठीक है जी। अब ये क्या है, द फंक्शन एंड ड्यूटीज़ आर डिफाइंड एंड सेट बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान इन आर्टिकल 2391 इन चैप्टर 1। द कमीशन चार्ज विद द फॉलोइंग ड्यूटीज़। अब जो कॉन्स्टिट्यूशन अंडर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान जो है ये हमारे पास एनडीए में बना है, तो उसके अंदर कुछ गाइडलाइंस उनको दिए गए हैं कि इनके थ्रू जो हमारे पास एनडीए में है इसने काम करना है। अब उसके अंदर क्या है, टू एक्ट एज द इम्प्लीमेंटिंग कोऑर्डिनेटिंग इन मॉनिटरिंग बॉडी फॉर डिज़ास्टर मैनेजमेंट। अभी हमारे पास बहुत ब्रॉड एक गोल उनको दिया गया हुआ है, एक ब्रॉड गाइडलाइन है एनडीएमए को जो दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से। क्या है कि आपने क्या करना है, एनडीएमए ने एक्ट एज इम्प्लीमेंटिंग कोऑर्डिनेटिंग एंड मॉनिटरिंग बॉडी। डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए आपने क्या करना है, मॉनिटरिंग बॉडी भी है, कोऑर्डिनेटिंग और इम्प्लीमेंटिंग बॉडी है, ये एनडीए में। अच्छा जी, फिर नेक्स्ट है कि टू प्रिपेयर द नेशनल प्लान टू बी अप्रूव्ड एंड इम्प्लीमेंटेड। ठीक है जी, नेशनल प्लान बनाते हैं। अब जो अब कोरोना के अंदर अब बहुत सारी और भी इसके अंदर चेंजेस आ गई है, जिस तरीके से अब इन्होंने कोऑर्डिनेट किया हुआ है दूसरे नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर एनसीयूसी के साथ। ठीक है जी, अब जो नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर है उसके अंदर वो प्रैक्टिकली उनके थ्रू जो है वो ऑपरेशनलाइज करते हैं डिफरेंट एक्टिविटीज़ को जो डिज़ास्टर सिचुएशन के अंदर वो सपोर्ट करती हैं, लॉजिस्टिकली भी सपोर्ट करती है और बाकी एस्पेक्ट के अंदर भी सपोर्ट करती है, इम्प्लीमेंटेशन भी करवाती है, और साथ साथ में प्लान्स के अंदर भी अपना हिस्सा सपोर्ट करती है। तो नेशनल प्लान इसने बनाना है डिज़ास्टर के लिए। तो ये नेशनल प्लान बनते हैं डिफरेंट टाइम्स के लिए, और उसके अंदर आपने डिफरेंट जो डिज़ास्टर्स है उसकी एंटिसिपेशन वो करते हैं, और उसके लिए फिर रिसोर्स एलोकेशन और प्लान ये सारा करता है। कोऑर्डिनेट एंड मॉनिटर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल पॉलिसी। ठीक है जी, ये कोऑर्डिनेट करता है और मॉनिटर करता है नेशनल पॉलिसी के इम्प्लीमेंटेशन को। और अब जो हमारे पास नेशनल पॉलिसी है, उन नेशनल पॉलिसी के अंदर क्या ऐसे एस्पेक्ट्स है जो कि वो उस अपने लिए टेलर करे और उसकी तरफ कंट्रीब्यूट भी करे, और उसमें से चीज़ें एक्सट्रैक्ट करते अपने करके अपने डिज़ास्टर के उसके अंदर प्लान के अंदर उसको पुट करे। टू प्रोवाइड नेसेसरी technical assistance to the provincial governments and the provincial authorities for preparing their disaster management plans in accordance with the guidelines laid down by the National Commission। अब ये जो नेशनल कमीशन बना है अंडर द NDMA, तो ये क्या करता है कि जितनी भी हमारे पास जो ज़रूरी टेक्नोलॉजिकल असिस्टेंस है वो देती हैं प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को और प्रोविंशियल अथॉरिटीज़ को, जो भी मतलब कोऑर्डिनेट करते हैं। प्रोविंशियल डिज़ास्टर कोऑर्डिनेशन कमेटीज़ है, प्रोविंशियल डिज़ास्टर कंट्रोल सेंटर्स है, ठीक है जी, या प्रोविंशियल डिज़ास्टर कंट्रोल अथॉरिटी है, जो कि उसके अम्ब्रेला के अंदर प्रोविंशियल डिज़ास्टर कंट्रोल अथॉरिटी के अंदर ये सारे काम करते हैं। तो उनके लिए मतलब प्लान भी देते हैं और गाइडलाइंस के मुताबिक जो है उनको जो जितनी भी टेक्निकल असिस्टेंस है वो प्रोवाइड करती है, और उनको कहते हैं कि अपने लिए जो प्रोविंशियल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है या प्रोविंशियल डिज़ास्टर अथॉरिटी है, तो उनको मतलब कुछ चीज़ें डेलीगेट भी करते हैं कि जो मेन जो आपके गाइडलाइंस है या टेक्निकल असिस्टेंस है वो देते हैं, और ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ डेलीगेट करती हैं कि आप जो इतनी भी ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ है वो जो हमारे पास प्रोविंशियल गवर्नमेंट या प्रोविंशियल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है वो करें।
अच्छा जी, टू कोऑर्डिनेट रिस्पांस इन द इवेंट ऑफ एनी थ्रेटनिंग डिज़ास्टर सिचुएशन और डिज़ास्टर। और अगर मास लेवल के ऊपर अगर हमारे पास कोई डिज़ास्टर है तो उसके अंदर कोऑर्डिनेट करना और रिस्पॉन्ड करना किसी भी बड़े डिज़ास्टर सिचुएशन के अंदर, ये इसका नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के उसके अंदर आते हैं। अब एम्स to develop sustainable operational capacity and professional competence to undertake the following task। अब ये हमारे पास क्या है, complete spectrum of disaster risk management at national level। NDMA का काम कि नेशनल लेवल के ऊपर सारा जो है रिस्क मैनेजमेंट करें, ठीक है जी। Act as Secretariat of the NDMC to facilitate implementation of DRM strategies। जो हमारे पास जितनी भी DRM strategies है उनको उनके लिए एक एज ए सेक्रेटरीट करता है, काम करता है। नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट जो सेंटर है उसके लिए, ताकि वो सारी जो स्ट्रैटेजीज़ है जो कि वो इम्प्लीमेंट करते हैं, तो उसके लिए एज ए सेक्रेटरीट काम करते हैं। जितनी भी कंट्री के अंदर हमारे पास हज़र्ड्स होते हैं उसके लिए हज़र्ड और रिस्क एनालिसिस जो है वो करती हैं रेगुलर बेसिस के ऊपर। जो NDMA है, मैप ऑल हज़र्ड्स इन द कंट्री एंड कंडक्ट रिस्क एनालिसिस ऑन रेगुलर बेसिस। अपने हज़र्ड्स को आइडेंटिफाई करती हैं और उसके लिए रिस्क एनालिसिस करती हैं कि उस हज़र्ड से हमें कितना जो है, हम कितने वल्नरेबल है और उसके लिए हमें किस तरीक़े से उसको टेक केयर उसको हम आगे हमने लेकर के जाना है। डेवलप गाइडलाइंस एंड स्टैंडर्ड्स फॉर नेशनल एंड प्रोविंशियल स्टेक होल्डर्स रिगार्डिंग देयर रोल इन डिज़ास्टर रिस्क मैनेजमेंट। गाइडलाइंस प्रोवाइड करना, डेवलप करना और स्टैंडर्ड्स देना नेशनल और प्रोविंशियल स्टेक होल्डर्स को डिज़ास्टर मैनेजमेंट के हवाले से, डिज़ास्टर रिस्क के हवाले से। इंश्योर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ DM authorities and emergency operation centers at provincial, district and municipal level in hazard prone areas। जो भी हमारे पास hazard prone areas है, ठीक है जी, वहाँ पे जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है और इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर से सब लेवल्स के ऊपर उनकी जो है देखती हैं कि मतलब हज़ार्ड प्रोन एरियाज़ के अंदर जो है वो किस तरह से एक्टिविटीज़ करें और उनको मेक श्योर करती हैं। प्रोवाइड टेक्निकल असिस्टेंस फॉर फेडरल मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट एंड प्रोविंशियल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ फॉर डिज़ास्टर रिस्क मैनेजमेंट इनिशिएटिव्स। अब टेक्निकल असिस्टेंट देती है। अब ये जाहिर सी बात है, हमारे पास जो NDMA है ये इन कोऑर्डिनेशन सिर्फ ये नहीं है कि प्रोविंशियल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ के साथ काम करती है, बल्कि साथ साथ में जितनी भी हमारे पास फेडरल मिनिस्ट्रीज़ है, ठीक है, जिसके अंदर हमारे पास जो है फूड की मिनिस्ट्री है, एग्रीकल्चर की मिनिस्ट्री है, या फिर मतलब रिहेबिलिटेशन एंड फ्लड मैनेजमेंट है, वो सारे उन सब के साथ कोऑर्डिनेट करना। सब जो हमारे पास फेडरल मिनिस्ट्रीज़ है उनके साथ कोऑर्डिनेट करना ताकि उनको मतलब असिस्टेंस प्रोवाइड कर सके। और साथ साथ में इन प्रोविंशियल डिपार्टमेंट अथॉरिटीज़ फॉर डिज़ास्टर रिस्क मैनेजमेंट इनिशिएटिव्स, और उनके अंदर इनपुट भी डेफिनेटली ये देते हैं और कोशिश करते हैं कि उनके साथ कोऑर्डिनेट करे और अपने प्लान्स जो है वो उनके साथ मतलब सॉलिडिफाई करे इन कोऑर्डिनेशन विद ऑल दोज फेडरल मिनिस्ट्रीज। ऑर्गेनाइज ट्रेनिंग इन अवेयरनेस रेजिंग एक्टिविटीज़ फॉर कैपेसिटी डेवलपमेंट ऑफ स्टेक होल्डर्स पर्टिकुलरली इन हज़ार्ड प्रोन एरिया के अंदर लोगों के अंदर जो है अवेयरनेस प्रोड्यूस करना। जितने भी हमारे पास स्टेक होल्डर है उनको ट्रेनिंग देना, उनके अंदर अवेयरनेस प्रोवाइड करना। कलेक्ट, एनालाइज, प्रोसेस एंड डिसेमिनेट इंटरसेक्टोरल इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड इन और हज़ार्ड मैनेजमेंट अप्रोच। हज़ार्ड मैनेजमेंट अप्रोच के अंदर हमारे पास जितनी भी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड होती है उसके अंदर जो हमारे पास जितने भी सेक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं उनके उनको जो है इन्वॉल्व करना और अपने जो सारे स्टेक होल्डर्स हैं उनको ऑन बोर्ड लेना। इंश्योर अप्रोप्रिएट रेगुलेशन आर फ्रेम टू डेवलप डिज़ास्टर रिस्पांस वॉलंटियर टीम्स। और जो हमारे पास डिज़ास्टर रिस्पांस वॉलंटियर टीम्स है उनके जो है उनके लिए अप्रोप्रिएट रेगुलेशंस को इंश्योर करना ताकि जिस वक्त भी ज़रूरत हो तो उनको मोबिलाइज़ किया जा सके।
क्रिएट रिक्विजिट एनवायरनमेंट फॉर पार्टिसिपेशन ऑफ मीडिया इन DRM एक्टिविटीज़। और मीडिया का जो DRM एक्टिविटीज़ के अंदर जो एक रोल है डेफिनेटली, तो उसके लिए एक रिक्विजिट एनवायरनमेंट उसको प्रोड्यूस करना, उसको मेक श्योर करना। सर एज द लीड एजेंसी फॉर NGO टू इंश्योर देयर परफॉर्मेंस मैचेस एक्सेप्टेड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। जिस तरीके से हमारे पास फेयर स्टैंडर्ड्स है, तो ये कोशिश करते हैं कि मतलब जो हमारे पास जो NGOs के जो लीड एजेंसीज़ है उनके जो परफॉर्मेंस जो है उनके साथ वो मैच करे। ठीक है जी। अब मतलब ये क्वालिटी एश्योरेंस का जो है एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सर्व एज द लीड एजेंसी फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, एक जाहिर सी बात है इंटरनेशनल एजेंसी के साथ एज अ लिएशन ये काम करती हैं, तो उसके अंदर ये कोशिश करती हैं कि एज अ लीड एजेंसी वो काम करे। जिस तरीके से डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर जो इंडिया में है वो मतलब अपने अभी जो रिसेंटली श्रीलंका के अंदर और बांग्लादेश के अंदर कुछ कंट्रीज़ के अंदर जो है ये जा कर के अपने इनपुट देते हैं, तो वहाँ पे ये कोशिश करते हैं कि मतलब अपने जो इनपुट है वो ज़्यादा से ज़्यादा बनाए इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, और एज लीड इंटरनेशनल एजेंसी जो है वो रिकग्नाइज हो जाए। दिस विल पर्टिकुलर इंक्लूड इंफॉर्मेशन शेयरिंग, अर्ली वार्निंग, सर्वेलेंस, जॉइंट ट्रेनिंग एंड कॉमन स्टैंडर्ड्स एंड प्रोटोकॉल रिक्वायर्ड फॉर रीजनल एंड इंटरनेशनल कोऑपरेशन। अगेन ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। Coordinated emergency response of federal government in the event of a national level disasters to the National Emergency Operation Center। ठीक है जी। NEOC जो है उनके थ्रू क्या करना है कि कोऑर्डिनेट इमरजेंसी रिस्पांस ऑफ फेडरल गवर्नमेंट। ठीक है जी। अगर हमारे पास कोई नेशनल डिज़ास्टर्स हो, जिस तरीके से अभी नेशनल डिज़ास्टर है अभी कोरोना, तो इस सिचुएशन के अंदर जो है ये क्या करते हैं, नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर जो है नेशनल NEOC है उसके साथ जो है कोऑर्डिनेट करती हैं। और अब जो है ये जो मेन इसके ऑपरेशन है NDMA के वो चल रहे हैं आजकल जो कोविड सिचुएशन के NCOC, नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के थ्रू ये सारी अपनी जो एक्टिविटीज़ है उनको लेटरलाइज कर रही है। रिक्वायर एनी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और एजेंसी टू मेक अवेलेबल सच मैन और रिसोर्सेज एज आर अवेलेबल फॉर द पर्पज ऑफ इमरजेंसी रिस्पॉन्स, रेस्क्यू एंड रिलीफ। ठीक है। और मतलब किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या एजेंसी से मतलब ये उसकी रिक्वायरमेंट होती है कि वो अपनी जितनी भी हमारे पास ह्यूमन रिसोर्सेज है या मटेरियल रिसोर्सेज है जो हमारे पास इमरजेंसी या डिज़ास्टर के रिस्पांस, रिलीफ या रेस्क्यू उसके लिए ज़रूरी होती हैं, तो वो कोशिश करती हैं कि उसको मेक श्योर करें और उसको मेक अवेलेबल करें। ठीक है। अच्छा जी, तो ये आज का हमारा लेक्चर था डिज़ास्टर मैनेजमेंट के ऊपर, और ये आपके साथ मैं शेयर करता हूँ। आपकी कोई क्वेश्चंस हो तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा।